तो माजी आमदार मेरे को बोल रहा था जेसीबी से तेरे को यही गाड़ूंगा, बोले हट जा बोले यहाँ से। माजी आमदार श्री चरण वाघमारे जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी में सारे क्रिमिनल आते जा रहे हैं। ये जो पार्टी में आए थे तो ये बोला गया कि आपने टिकट कटवाई थी, सर्वे मशीन में श्री चरण वाघमारे जी का ही नाम था, आपने पद की लालसा में ये करके दिखाया। मेरी इतनी ताकत है, धन्यवाद। पद, पैसे और परिवार के लालच में, पद, पैसे और परिवार के लालच में प्रदीप पडोडे जी ने पार्टी को पाताल पहुंचाया तुमसा शहर में। मैंने कोई पाताल तक नहीं पहुंचाया, पाताल में लोगों ने पहुंचा, मैं पाताल से निकल के आज बहुत बड़ी ऊपर पहुंच चुका हूँ। आपने वहाँ पे आंसू बहाए और उसके वजह से आपको टिकट मिल गई। तो क्या हम ये कहें कि प्रदीप पडोडे जी जितने अच्छे राजनेता उतने अच्छे अभिनेता भी है? जो रोना था वो चाणक्य नीति थी आपकी, या फिर इमोशनल अत्याचार था, या इमोशनल ब्लैकमेल था पार्टी को? पार्टी में रह के भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का पद नहीं छीना, किसी की टिकट काटने का काम नहीं किया। सर किसी को पद मिला ही नहीं। मैंने स्ट्रगल बहुत किया, काम बहुत किया। अभी तक इतने नगराध्यक्ष थे तो उन्होंने अच्छी बिल्डिंग तो बनाना था। हमारे पॉडकास्ट में श्री अभिषेक कारेमोरे जी आए थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने 47 करोड़ की निधि लाके दिए। एक हॉटकेक था 47 करोड़ का, जिसे बाद वाले नगराध्यक्ष मतलब आपने संभाला नहीं सही ढंग से। कौन बोलता है 47 करोड़ की निधि उसने लाके दिया क्या मुझे? टैंकर इसलिए कम हो गए क्योंकि अब बोरवेल लोगों के घर घर बन बोरवेल गए। नहीं है साहब, बोरवेल बंद हो गई। 130 किलोमीटर पाइपलाइन डाला हूँ, 130 किलोमीटर। आप सिर्फ अपने परिवार को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आरोप लगा रहे कि आप ठेकेदारी करते हैं, टेंडर सिर्फ आपके परिवार वालों को ही मिला ये है। बात सरासर गलत है। मेरे पास तो सब ताकत है, सब गबन कर रहे थे गंगूबाई स्किल के नाम से, बिल्कुल वो ठहरा हो रहे थे। पिछली बार नगर सेवक हार गए तुम, और आज नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट बन गए थे। अपने आप को इतने बड़े नेता समझते। पिछले 5 साल में जब आप नगराध्यक्ष थे, तुम सर की सिर्फ दुर्दशा हुई है। नहीं ऐसा काम किया क्या अभिषेक कारेमोरे ने जो आरोप लगाता है? एक गार्डन खराब हो गया, एक आध बिल्डिंग दिखा ना। वहां पे इतनी सुंदर लाइब्रेरी तैयार किया हूँ कि पूरे विदर्भ में नहीं है। मेरा दावा है एक दिन इस तुमसर से IAS अधिकारी बनेगा, ये मेरा सपना है। इन्होंने क्या किया? सिर्फ बेचने का काम किया और बोमट होते। स्ट्रगल आदमी को सब कुछ सिखा देती है। साइकिल दुकान में मैंने करीब फुटपाथ पे 20 साल काम किया। अरे क्या बुराई लाऊंगे, मेरे को कोई भी शौक नहीं है। न मैं दारू पीता हूँ, न खर्रा खाता हूँ, न तंबाकू खाता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, न कहीं जाके बैठता हूँ। आरोप तो यही है कि हमारे पांठिले पे आता ही नहीं। अरे नेता बाहर से लाए गए और उन्हें टिकट दी गई, और जो लॉयल कार्यकर्ता थे, जो पहले से कार्यकर्ता थे, उनकी टिकट काटी गई। ऐसा कुछ नहीं है। जो सीओ बरोबर लाइन पे नहीं चलता था, मेरी कोर्ट में केस चालू है। किसने डाला आज तक के कोर्ट में केस? सीओ के ऊपर मैंने डाला हूँ, चालू है हाईकोर्ट में केस, और मैं जीतूंगा, आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बोल रहे थे कि आप रोड क्यों नहीं करते, आप आमदार साहब को सवाल क्यों नहीं करते? ये तो आमदार है ना, वो रास्ता किसके अंडर में आता है? स्टेट हाईवे। फिर कभी एखाद बार इंटरव्यू आमदार साहब की लो ना, की आमदार साहेब भंडाऱ्यावर तुम्ही कसे येता इकडे? खट्टाळ फिर धमकी सुधारा अभिषेक कारेमोरे ने, तब नहीं दिखी बागड़ कर कम किया क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, हाँ, रमाई आवास योजना हो गई, 1000 घर। अरे वो झोपड़पट्टी 100% मैं नगराध्यक्ष बन रहा हूँ, उनको पट्टा हूँ मैं वापस। मतलब वो झोपड़पट्टी नहीं रहेंगी अभी। अभी यही नारा दे रहे हैं, पुनः यही उसी झाड़ पे पत्थर मारे जाते हैं जहाँ फल लगते हैं। इसका मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप नहीं बने तो मोदी जी और देवेंद्र जी ने कुछ फंडिंग नहीं करेंगे? वो लिमिटेशन रहता है, मांगने वाला कौन है? मैं मेरे कामों के बदौलत आपको बोल रहा था कॉन्फिडेंस से कि मेरे साथ तुमसर की जनता इनजस्टिस नहीं करेगी, ये नहीं जमा मेरे से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो कोरोना में आपने क्या किया? कोरोना में क्या नहीं किया मैंने? मतलब प्रदीप पडोडे जी नगराध्यक्ष रहते हुए भी अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ता को एक फॉग मशीन नहीं दिलवा पाए कोरोना काल में, ये उनका आरोप है आपके ऊपर। अरे आरोप लगाना बहुत आसान होता है। उस समय जब एक्सपायर होते थे ना, घर का बेटा भी बाप को हाथ नहीं लगाता था, पत्नी भी दूर बैठी रहती थी। ऐसे कई बॉडियाँ मैंने जाके मेरे कर्मचारी के हाथ से उठाए, साहब
आज मार्केट शिफ्ट करने के लिए जगह नहीं हमारे पास। एक आध उद्योग धंधा लगाना है तो जगह नहीं हमारे पास। एक आध इंजीनियरिंग कॉलेज लगाना है तो जगह नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं किया इन्होंने फिर? इनमें तो बहुत ताकत थी। जो तुमसर आज मैंने साढ़े 7 स्क्वायर किलोमीटर था, आज 15 किलोमीटर कर दिया, डबल कर दिया, तो हमको जेल हो जाएगी। नमस्ते, जय हिंद। मैं राजा अग्रवाल प्रस्तुत कर रहा हूँ द जीडी पॉडकास्ट और आप सभी देख रहे हैं द जीडी न्यूज। आज हमारे साथ है श्री प्रदीप पडोड़े जी। नमस्ते। नमस्ते राजा भैया। सर, धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाले। बिल्कुल, आपके लिए टाइम निकालना ही था मुझे। सर, अभी आप नगराध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या प्लान है चुनाव के लिए? ये पार्टी ने मुझे टिकट दी, 2017 में भी 16 में भी दी थी, और अभी भी पार्टी का आदेश पालने वाला मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने आदेश दी कि आपको लड़ना पड़ता है नगराध्यक्ष की इलेक्शन, तो इसलिए मैं मैदान में उतरा हूँ। सर, एक छोटी सी शुरुआत करके आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे। आप एक साइकिल स्टोर में काम करने से आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे कि आप नगराध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे, नगराध्यक्ष रह चुके, फिर से नगराध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे और आपने आमदार का भी चुनाव लड़ा था। सो एक साइकिल स्टोर में काम करने से लेके यहाँ तक का सफर, उसके बारे में बताइए। राजा भैया, कैसा है कि जिंदगी की स्ट्रगल आदमी को सब कुछ सिखा देती है। साइकिल दुकान में मैंने करीब फुटपाथ पे 20 साल काम किया। मेरे पिताजी एक्सपायर्ड हुए थे तो मैं सिर्फ 5 साल का था, मेरे बड़े भैया 16 साल के थे। घर में खाने का 2 टाइम का अनाज भी नहीं था, उस समय ऐसी स्थिति थी। घर में लाइट भी नहीं थी, झोपड़ा था हमारा, ऐसी स्थिति में हम रहते थे। माता का शल पे हाथ था। बड़े भैया ने बहुत स्ट्रगल करके मेरे को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में दोनों भाइयों ने स्ट्रगल किया, मैं भी पढ़ता था और साइकिल दुकान में भी काम करता था। डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग के लिए गया, पास हो गया फटाफट। बी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वापस आके साइकिल दुकान में काम शुरू किया। फुटपाथ से ही वही वहाँ पे गया, फुटपाथ वहाँ पढ़ के भी फिर वहीं से आना पड़ा। फिर एक महाराष्ट्र इंजीनियर एसोसिएशन ज्वाइन किया मैंने, और डिप्लोमा सिविल में करने के कारण हमारे गडकरी साहब ने हमारे लिए एक 5 लाख का रजिस्ट्रेशन 1995 में जब गवर्नमेंट आई महाराष्ट्र में बीजेपी की, तो उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिए, और रजिस्ट्रेशन के आधार पे मैंने काम चालू किया फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप का, और काम करते गया, तन मन धन से काम करते गया। भैया का सपोर्ट, बाकी लोगों का सपोर्ट। तो एक मेहनत करना और प्रामाणिकपन से अगर काम करो तो यश तो ऊपर वाला भी देता है। तो मेहनत करते करते आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। किसी के साथ में गलत नहीं किया, गलत करना जमता नहीं, गलत सुनना जमता नहीं, और ताकत से मेहनत करके तीनों भाइयों ने, आज भी मेरा संयुक्त परिवार है। जिन भाइयों ने मुझे पढ़ाया लिखा, आज भी मैंने उनको छोड़ा नहीं, और मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप। राजकारण में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैं आपको राजनीति में कैसे क्या आ गए आप? हाँ, मैं राजनीति में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब मैंने इंजीनियर एसोसिएशन ज्वाइन किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि इंजीनियर होने के बाद में भी वही फुटपाथ पे काम करना तो क्या मतलब है। तो स्ट्रगल करते करते फिर गडकरी साहब ने जो रजिस्ट्रेशन दी 5 लाख का, उसको फिर लड़के हमने गवर्नमेंट से लड़के 15 लाख की, 15 लाख से 30 लाख हुआ, 30 का 50 हुआ। और पिछली 2018 में जब हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब बने, 16 में सरकार आई, 14 में, 16 में, तब 18 में मैंने उसको 1.5 करोड़ का करवाया। तो कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करते करते, स्ट्रगल करते करते बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया मैंने, और मुझे आशीर्वाद भी मिला। तो उससे दिन ब दिन आदमी बड़ा होता ही है, मेहनत करे तो। जैसे आप बड़े हो गए, आपकी इंस्टीट्यूट मैंने पहले बहुत छोटी देखा था, आपके पास आता था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, और आज आप कहाँ के कहाँ हो। कहने का मतलब आपने कोई गलत काम तो नहीं किया ना। जो बच्चों को आप पढ़ा रहे, जो बच्चे सुन रहे हैं, उसका मैसेज अच्छा जा रहा है, उसका आपको मुआवजा मिल रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने स्ट्रगल बहुत किया, काम बहुत किया, फिर इंजीनियर एसोसिएशन में ज्वाइन हुआ। तब मुझे 2008 में मैंने 7-8 में मैंने पदवीधर की इलेक्शन लड़ने के लिए मैं महाराष्ट्र इंजीनियर एसोसिएशन का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बना। तो राजकारण की शुरुआत तब से हुई, और इस महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बनने के कारण उन लोगों ने मुझे बोला कि आप ग्रेजुएट काउंटेंसी का इलेक्शन लड़ो। क्योंकि अपन कोई भी चीज मांगने के लिए जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाते थे, तो दया याचना, अधिकारियों के पैर पड़ना, तब कहीं जीआर निकलते थे। तो मैंने ये सोचा कि अपन ये मांगने वाले बनने के बाद देने वाले बनने की कोशिश करो। सब लड़कों ने बोला, इसलिए फिर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। उस समय गडकरी साहब नहीं लड़ने वाले थे, ऐसा मैसेज था, इसलिए मैं मैदान में उतरा।
और मैदान में उतरने का इतनी मेहनत कर लिया था कि वहां से वापस आना जब बैक आना कठिन था। तो फिर मैंने इलेक्शन लड़ लिया पदवीधर मतदार संघ का, जो 6 जिले का इलेक्शन होता है। और वो इलेक्शन में मैंने 10,000 मत लिया था। तब गडकरी साहब तो जीते थे, मेरे को मालूम था मैं हारने वाला हूँ। लेकिन मैदान में उतरना तो फाइट देके हार जीत का फैसला बाद में करना। उन्होंने फिर मुझे पक्ष में फिर से बुला लिया। वैसे 1995 से मैं जुड़ा हूँ। बीच में फिर 1 डेढ़ साल 2 साल इलेक्शन में बाहर था। फिर मैं कंटिन्यू बीजेपी ज्वाइन किया। लड़ते आ रहा हूँ, पार्टी का काम करते आ रहा हूँ। सर 2016 में आप नगराध्यक्ष बने, उस समय तुमसर की क्या हालत थी? बहुत खतरनाक हालत थी। आप खुद भी तुमसर में रहते हो, आपके मम्मी पापा भी रहते शायद। जब मैंने पदभार संभाला तो जब मैंने नगर परिषद में एंट्री किया, तो एंट्री करने के बाद नगर परिषद का परिसर तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो हालात इतनी खराब थी कि कोई भी विभाग अपनी जगह पे नहीं था। एक आरोग्य विभाग एक तरफ था, पानी पुरवठा तरफ दिखता ही नहीं था, शिक्षण विभाग तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। ऐसे सारे बिखरे हुए विभाग थे। आज नगर परिषद बोले तो एक जस्ट एक मिनी मंत्रालय टाइप का रहता है। सारे विभाग रहते हैं वहाँ, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, पानी पुरवठा विभाग, तो बहुत सारे। लेकिन वो सब अलग थलग पड़े रहते थे, छोटी सी बिल्डिंग। मैं अगर नगराध्यक्ष के केबिन में बैठता था तो किसी संबंधित कोई तो भी आदमी गांव से जब मेरे पास आता था कि शिक्षण विभाग का मुझे काम है, तो वो अधिकारी को बुलाने के लिए 15-20 मिनट मेरे केबिन तक आने के लिए लगते थे। मुझे बहुत दुख होता था कि ऐसी स्थिति में कैसा, मतलब अभी तक इतने नगराध्यक्ष तो उन्होंने अच्छी बिल्डिंग तो बनाना था, स्पेस अपने पास इतना है, किसी ने बनाया नहीं। वो बहुत दुख हुआ। सर आज की हालत वैसी थी। हमारे पॉडकास्ट में श्री अभिषेक कारेमोरे जी आए थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने 47 करोड़ की निधि लाके दिए। एक हॉटकेक था 47 करोड़ का, जिसे बाद वाले नगराध्यक्ष मतलब आपने संभाला नहीं सही ढंग से। कौन बोलता है 47 करोड़ की निधि उसने लाके दिया क्या मुझे? कुछ भी बोलना नहीं यार, लोग सुनते रहेंगे। अरे उनके पास पुरावे होंगे तो उन्होंने पुरावे के साथ बोलना चाहिए प्रदीप पटोले को कि उसने वो डीपीआर बनाया और पब्लिक में मुझे लाया करके। अरे मामूली सा उसने पानी पुरवठा योजना का बना के रखा, मतलब उसने अपने कार्यकाल में कोशिश किया, सफल नहीं हुआ। सारा डीपीआर प्रदीप पटोले ने बना, मैंने बनाया। पूरा 47 करोड़ का डीपीआर किसी ने कोई सैंक्शन नहीं किया। ये परियोजना लाने का काम मैंने किया, ये प्लानिंग मेरी है। मैं इंजीनियरिंग हूँ, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग से पानी को वो मैंने प्लानिंग किया। सारे डीपीआर बनाने वाले इंजीनियर बुलाया, सबको बुलाया। और वो आपको मालूम है पहले पानी कहाँ से आता था? आधा आता था माड़गी से, आधा आता था कुश्ती से, और दोनों पंप हाउस से पानी आ रहा है। लेकिन क्षमता तुम सब फिर भी पास नहीं बुझती थी। मार्ग उस समय हालत क्या थी गांव में? अरे 25 से 30 टैंकर चलते रहते थे गांव में, धूपकाल में पानी नहीं रहता था। 2 साल मुझे कितनी तकलीफ हुई। वो पानी में माड़गी में पूरा पाट कर करके, नाला कर करके पानी वो टैंक के पास लाता था। तब वो लिफ्ट होता था दिन भर के अंदर में, रात भर तक सब सवेरे पानी देता था। सर इतनी हालत खराब थी। पानी की हालत तो आज भी खराब है। ऐसे कौन बोलता हालत खराब है? टैंकर देखते हो आप? इसलिए कम हो गए क्योंकि अब बोरवेल लोगों के घर घर कोई बन बोरवेल गए। नहीं है साहब, बोरवेल बंद हो गई। पानी की हालत खराब नहीं है, ये झूठा आरोप है। इनके पास मुद्दे नहीं है बोलने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पानी कवलेवाड़ा से चालू किया। 12 किलोमीटर पाइपलाइन ये थी, 7 किलोमीटर पाइपलाइन कोष्टी की थी, 7 से 8 किलोमीटर, दोनों मिला के 20 किलोमीटर पाइपलाइन तुमसर के वो ढोले पे लाने के लिए लग रही थी, वाटर टैंक पे लाने के लिए। वो दोनों के मिला के मैंने 20 किलोमीटर से पानी लाया। और पानी ऐसा लाया कि 24/7 पानी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ बैरेज बना हुआ है, आप मेरा वीडियो देखो। और इसीलिए लाया। मैंने जब टीम को बुलाया तो बोले आप अगर पानी पुरवठा योजना चालू भी करोगे तो भी तुमसर वालों की प्यास बुझा नहीं पाओगे। जब मैंने वहां जाके देखा, मीटर लगा के कोशिश किया, अरे जितना खर्चा इधर से होने वाला है उतना खर्चा पाइपलाइन के उधर से होने वाला है। तो मैंने पाइपलाइन कवलेवाड़ा बैरेज से डाला, जहाँ पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। आज 1 घंटे के अंदर में 5 लाख लीटर पानी तुमसर में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कवलेवाड़ा बैरेज से आ रहा है। सर शिकायत अभी भी ऐसी कि वो पानी शुद्ध नहीं है, मतलब मैला पानी आ रहा अरे है। मैं आपको बता रहा हूँ राजा भैया, आप सीओ को फोन करो, मेरा ये ब्रॉडकास्ट आपके इंटरव्यू खत्म होने के बाद कल जाओ, उनके पास पूरे पानी कितना शुद्ध है इसके सर्टिफाइड है उनके पास। पानी कितना शुद्ध आता है ये सर्टिफाइड बने हुए हैं उनके पास। कोई गंदा पानी नहीं आता। आपके घर में गंदा आता है पानी? सब बोरवेल है। पाइपलाइन लीजिए,
पूरे दूसरे पाइपलाइन। कहने का मतलब ऐसा है कि जब मैं पद से उतरा तब उसका पानी जस्ट आना शुरू हुआ और मैंने जल पूजन किया। योजना पूरी नहीं हुई थी उस समय, योजना स्टार्ट हुई थी उसके मेरे 1 डेढ़ साल पहले। मैंने कोई 5 साल से योजना चालू नहीं है कि 9 साल से चालू है, 9 साल से चालू है, ऐसे चिल्लाते। अरे मेरे पद लेने के बाद में 2 साल बचे थे तब योजना चालू किया, 1.5 से 2 साल। और मैंने करीब करीब पूरे वाटर टैंक तैयार कर लिया था और पाइपलाइन भी मैक्सिमम हो गई थी। वहां से पानी यहाँ लाया, जल पूजन किया, लेकिन पाइपलाइन का कारण गांव में 130 किलोमीटर पाइपलाइन डाला हूँ, 130 किलोमीटर। और वो पाइपलाइन डालने के लिए समय तो लगता है, लेकिन मेरे पास समय कम था। मैं पद से उतर गया, उसके बाद जो प्रशासक बैठा, उन्होंने गांव के रास्ते खोदे। बार बार मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ, कई पाइपलाइन जब हम जब तक थे तब प्रॉपर काम चालू था, पानी वहां से आया है बहुत बरोबर था। कहीं कॉन्ट्रैक्टर की गलती हो गई या एमजीपी की गलती बोलो, एमजीपी वो कंडक्ट करती है, एमजीपी डीपीआर बनाती है। सर उनके पाइप में कॉन्ट्रैक्टर से बदलने ये में बोला जा रहा है कि समय लगता है। आप सिर्फ अपने परिवार को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आपके ऊपर आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप ठेकेदारी करते हैं। और हाल ही में एक बड़े नेता ने बोला था जो लोग ठेकेदारी करते हैं उन्होंने राजकारण में नहीं आना चाहिए, जो राजकारण करते उन्होंने ठेकेदारी नहीं करना चाहिए। और ये आपके ऊपर सरासर इल्जाम लगा रहे आपके विरोधी कि आप ठेकेदारी करते हैं और आपने पूरा का पूरा ठेका विरोधियों को बोलने आपके के रिश्तेदारों को दे दिया है। लिए क्या, मैं तो बोलता हूँ ना, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, सामने वाले भी पढ़े लिखे, पब्लिक बहुत होशियार है। अगर मैं ठेकेदारी करता हूँ या मेरे परिवार के लोग या मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो पुरावे लाना चाहिए ना, नाम लाना चाहिए, बोलना चाहिए। और बिजनेस जो करना है वो आदमी को तो करेंगे ही, बाहर करे रिलेटिव रहे तो क्या वो भूखे मरेंगे? कोई भी टेंडर कहीं भी भर सकता है, सभी के लोग भर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो पद्धत बनाई है तो वहाँ ऐसा कोई पॉइंटेड नहीं की है कि आप इंजीनियर हो गए हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप नगर परिषद का टेंडर, आपका पिताजी मुख्यमंत्री है, आपका भाई आमदार है तो आप टेंडर नहीं भर सकते। कहाँ का नियम है? टेंडर भरने के लिए तो सबको छूट है ना, कोई लेकिन भी टेंडर भर सकता है। ये बोला है मैंने टेंडर सिर्फ आपके परिवार वालों को ही मिला ये है। बात एक सरासर गलत है। उन्होंने लाके दिखाना चाहिए कि टेंडर कोई मेरे परिवार वालों ने भरा है और मैनेज करके मैंने दिया। अगर साबित कर दे तो मैं मान जाऊंगा। कंपटीशन में टेंडर भरे जाते हैं, बिलों में टेंडर होते हैं, आप भी भर सकते हैं राजा भैया। कल आप रजिस्ट्रेशन बना लो, आप भी टेंडर कॉम्पीट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए के काम होते हैं। नहीं सर, हम इससे अरे नहीं पूछ कैसा सकते। होता है, किसी भी काम करने आदमी को बदनाम करने का काम इनको बहुत आसान लगता है। कुछ भी आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार के पुरावे नहीं है, कागज नहीं है इनके पास। मेरे पास तो सब कागज है, पुरावे लेके बैठा हूं मैं भी। इनके बड़े बड़े बोर्ड में अगर मैंने अभी भी निकाला तो बता सकता हूँ पुरावे के साथ में कि इन्होंने क्या क्या बेचे गाँव में करके। इनके हलक से निकाल के लाया हूं मैंने। जैसे कि अरे वो स्वामी विवेकानंद आश्रम में बेचे थे उन्होंने, जाते जाते बेचे थे अपने एक मित्र को मात्र 3.5 रुपए में। आज गंज मार्केट की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी 3.5 लाख में बेच दी थी इन्होंने पिछले बार। और मुझे पता था, ये ठहराव लिया, मेरे पास ठहराव की कॉपी है पूरे नगर परिषद की। वो पूरी मैंने उनको पैसे वापस किया, पैसे लेने को तैयार नहीं थे, कोर्ट कचहरी करके पैसे चेक उनके घर में वापस दिया। आज स्वामी विवेकानंद बात करें जैसी है वैसी है, कल हम उसको और भी सुधारेंगे, बड़ी करेंगे। पर प्रॉपर्टी बेचने का काम प्रदीप पटोले ने नहीं किया। पहले भी बहुत आरोप लगे उनके ऊपर, मुद्रिकर बेचे नहीं, ये बेचे वो बेचे। 5 साल के अंदर में गांव में किसी को 1 फुट भी जगह बेचने नहीं दिया ये बंदा प्रदीप पटोले। बेची हुई निकाला हो। संत जी के बाजू में कितनी बड़ी जगह थी, क्या हालत थी उसकी, सब गबन कर रहे थे गंगूबाई स्किल को, गंगूबाई स्किल के नाम से बिल्कुल वो ठहराव हो रहे थे, उनके हलक में जा रही थी। जब मैंने वहां पे जेसीबी चलाया, खड़ा हो गया, तो माजी आमदार मेरे को बोल रहा था जेसीबी से तेरे को यही गाड़ूंगा, बोले हट जा, बोले यहाँ से। दिवंगत हो गए, उनके लिए बोलना बुरा है, लेकिन वो बंदा है, बोला आजा तेरे में हिम्मत होगी तो जेसीबी खड़े गाड़ मेरे को यहाँ पे। लेकिन बोला आज तो मैं यहाँ पे कंपाउंड वॉल बनाऊंगा, ये जगह तो मैं नगर परिषद की है, इसको लेके रहूंगा, तुमको खाने नहीं दूंगा। ये वो बंदा प्रदीप पटोले किए इन्होंने कभी ऐसा काम? अरे गांव में जितने भी ओपन स्पेस थे मेरे आने के पहले सारे ओपन स्पेस बेचे जाते थे। ये प्रदीप पटोले सारे ओपन स्पेस को कंपाउंड वॉल कर दिया, अपना वहां पे झंडा गाड़ दिया, ही जगह नगर परिषद की आए।
याच्यावर कोणी अतिक्रमण करायचे नाही, एवढी ताकद आहे का यांच्यामध्ये? ये मैंने करके दिखाया। अरे 5 साल में ये मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सके, ये क्या लगाएंगे? लेके आओ वरना एक पर्चा आरोप का। प्रदीप पटौड़े ने ये जमीन बेचा, इसके ये किया वो किया, कुछ नहीं, मनगढ़ंत बात बना के कहीं तो भी मेरे को गलत साबित करना पब्लिक के नजरों में। पब्लिक बेचारी भोली भाली है, जो परोसा जाए उसको ग्राफ्स कर लेती, नहीं सही में ऐसा हुआ होगा। अरे आज पूछो ना आप जैसे मेरे इंटरव्यू में आपको दे रहा हूं, मेरा चैलेंज है आपको, आप नगर परिषद के कर्मचारी है, रिटायर हुए कर्मचारी है, हयात में कर्मचारी है, उनसे जाके पूछिए कि प्रदीप पटौड़े ने तुमको कभी कोई गलत काम करने के लिए बोला क्या, या तुमने कोई गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित किया क्या? अगर बोल देंगे ना तो मान जाऊंगा साहब मैं। सर फिर क्या था कि आप जब एमएलए का चुनाव लड़े तो बहुत ही कम वोट आपके पास आए, जो चरण भाऊ ने ये बोला कि आपकी जमानत भी जब्त हो गई। अगर आपका काम इतना अच्छा था तो ऐसा क्यों कि पब्लिक तक कि आपका काम नहीं पहुंचा, या पब्लिक आपसे राजा भैया नाराज थी? मैं कोई उस समय मैं नगराध्यक्ष की सीट पे था, गांव में काम कर रहा था। विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा के 250 गांव तक मैं तब पहुंचा नहीं था पूरी तरीके से। विधानसभा लड़ने के लिए 250 गांव तक जाना पड़ता है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था मैं, मिल रहा था, लेकिन मेरी टिकट 288वीं सबसे आखिरी टिकट डिक्लेयर हुई। फॉर्म भरना है 3 बजे, टिकट डिक्लेयर हो रही 11 बजे। मेरे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनको अटैच हो चुके थे। उसके बाद में मैंने नई कार्यकर्ता की फड़ी तैयार किया, नई कार्यकर्ता की फड़ी तैयार करने के बाद मैदान में उतरा, फिर भी वोट लेके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी तक के कार्यकर्ता तब उनके साथ थे, मेरे साथ नहीं थे। ये बोला गया कि आपने टिकट कटवाई थी, सर्वे मशीन में श्री चरण वाघमारे जी का ही नाम था, आपने पद की लालसा में ये करके दिखाया। मेरी इतनी ताकत है, धन्यवाद। अगर चरण वाघमारे जी ऐसा बोलते ये प्रदीप पटौड़े ने टिकट कटवाई तो इतनी बड़ी बात है, एक माजी आमदार की टिकट मैंने काटा। अरे पक्ष काटता है, ये सब चीजें पक्ष देखता है, लेकिन सर्वे मशीन में नाम श्री चरण वाघमारे जी का ही कराते हैं सर्वे। कि मेरे सर्वे मशीन को माननीय अपने देवेंद्र जी फडणवीस साहब मानने वाले थे कि मैंने सर्वे किया हो, ये यहाँ फिट नहीं बैठते, जिनकी टिकट काट डाला। ये कोई तरीका होता है बोलने का? पक्ष के तरफ आपने पक्ष के जो को भी काम रहते हैं या जो को भी पक्ष के हिसाब से काम करना पड़ता है, उस पर वो आदमी खरा नहीं उतरा, इसलिए उसकी टिकट कट गई। उसकी टिकट कटी, मुझे मिली। हाँ, टिकट मांगने का अधिकार हर किसी को रहता है। उस समय मैंने भी साइलेंटली टिकट मांगा था, पक्ष से डिसाइड करता है, जिसको मिली उन्होंने। जिस दिन मुझे टिकट मिली उस दिन मैं उनके घर गया, पैर पड़ा फॉर्म भरने के बाद भी की साहेब मला पक्षाने जिम्मेदारी दिलेली आहे, आपण माघार घ्या। घर घ्या का भंडारा, आपण दोघी सोबत मिळून लढू, मला सपोर्ट करा, तुम्हाला मी मदत केली होती, आता आपण सोबत मिळून लढू, पक्षामध्ये राहा, पक्षा के बाहर जाओ मत, साथ में मिलकर लड़ेंगे। नहीं लड़े, उन्होंने लड़ ली तो उन्होंने भी लड़ ली, तीसरा कोई हाथ मार के चले गया, क्या हुआ? ये तो राजकारण है, चलते रहता है। टिकट कटना बटना ये सब आरोप प्रत्यारोप रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, विचारों पे चलने वाली पार्टी है। उसके विचारों में जो खरा उतरता है उसी की इसमें ढल जाता है, और वही पार्टी उसी को बड़ा करती, बोलो या चलते रहती नहीं रहती। सर आप नगराध्यक्ष थे, आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे, आप बीडीसीसी बैंक के भी उपाध्यक्ष रहे नहीं आप हो, और आप फिर से नगराध्यक्ष की टिकट ले रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है कि आपको पद की लालसा बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा आपके अंदर आपका महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है कि आप अति महत्वाकांक्षी है कि आपको सब चीज आपको ही चाहिए, यानी आप किसी को बांटना नहीं चाहते, ऐसा बोला जा रहा है। देखो, पद बांटना मेरा काम नहीं है राजा भैया। एक बार अगर समय मिले आपको तो बाद में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थोड़ा सा पढ़ लेना आपने। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिलाध्यक्ष कोई ऐसे नहीं बनता। पक्ष देखती है कि जिलों को संभालने के लिए सक्षम कौन आदमी है जो अपना पूरा टाइम दे सकता है जिले को संभालने के लिए। उन्हें उनके इस नजर में मैं आया, मेरे को जिलाध्यक्ष बना दिए, तन मन धन से बड़ा काम किया मैंने जिलाध्यक्ष का। उसके बाद में मेरे को नगराध्यक्ष की टिकट दी। उस समय भी मैंने विधानसभा मांगा था, नहीं मिली,
माजी आमदार चरण भाऊ वाघमारे आमदार बने। उसके बाद 2016 में मुझे बोला गया कि अब आप डायरेक्ट इलेक्शन नगराध्यक्ष के हो रहे, आप नगराध्यक्ष लड़ो। मैं लड़ा, पब्लिक ने आशीर्वाद दी, चुन के आ गया, एक बात होगी। 5 साल नगराध्यक्ष रहा, फिर बीच में 19 में टिकट दिए तो लड़ा, हार गया। उसके बाद अभी कहाँ पे मैं पद पे था, वो संगठन का पद है, नगर जिला अध्यक्ष बोले तो। संगठन में ये लोग सब चले जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की कमान मैंने संभाला इस तुमसर में। अगर आपको जानते होंगे, आपको राजकारण में रस होगा या पीछे का देखिए बैकलॉग कि 2019 के बाद में पार्टी को संभाला कमान मैंने, पूरी ताकत से खड़ी किया विधानसभा में, उसका रिजल्ट दिया मैंने। लोकसभा में दोनों जगह पे पार्टी ज्यादा माइनस है, मेरे पास में मेरे विधानसभा में ज्यादा माइनस नहीं है। विधानसभा की टिकट मुझे नहीं दी गई 2024 की, मैंने पूरी तैयारी किया था, मैं लड़ने वाला था। मुझे समझाया गया युति में टिकट जा रही है, राजू भाऊ कारीमोरी को टिकट मिल रही है, आपको उनका 100% काम करना है। तो क्या मैं बगावत लेके खड़ा हो गया? मुझे टिकट की लालसा थी, मेरी महत्वाकांक्षा थी। अरे मैंने तो 5 साल मेहनत किया था, बहुत पैसा खर्च किया था, संगठन को मजबूत किया था। हाँ, अगर 2024 में मैं पार्टी के विरोध में जाके अगर मैदान में खड़ा हो गया रहता राजू कारीमोरी साहब के अगेंस्ट में, तो आप मुझे ये बात आपकी सस्ती कि इसको बहुत लालसा है, महत्वाकांक्षा है। मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं। बीडीसीसी बैंक का इलेक्शन लड़ने की मैंने इच्छा दर्शाया। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सहकार क्षेत्र में इतनी ताकत से उतरी, आपकी माहिती के लिए। पक्ष ने मुझे बोला कि आप लड़ना है, आपको तो लड़ना है। लड़ा, जीता, पहली बार हमारे वहां 7 में से 6 मेंबर चुन के आए। तो ये अच्छी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा बीडीसीसी बैंक पे फहरा। अब उसके बाद में मैंने नगराध्यक्ष की टिकट मांगा नहीं। सर, ये बोला गया है कि 2019 में जो पार्टी में जो बगावत हुई कि प्रदीप पटौड़ी जी ने जो टिकट ले ली जो चरण भाऊ के हिस्से की थी, उसके बाद पार्टी का हालत ये तुमसर टाउन में और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा कमजोर हुआ है। मतलब ये एक चीज बोला गया है कि पद, पैसे और परिवार के लालच में, पद, पैसे और परिवार के लालच में प्रदीप पटौड़ी जी ने पार्टी को पाताल पहुंचाया तुमसर शहर में। अरे मैं कौन होते हो, मैं ऐसा पहले ऐसी लालसा ही कोई विषय नहीं रहता। मैंने पहले भी बोला हो, फिर दोहराता हूँ, पार्टी के उसके हिसाब से अगर आप काम नहीं करोगे तो पार्टी आपको घर का रास्ता दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं, किसी एक की नहीं है। मैंने पहले भी बोला, विचारों के ऊपर काम करने वाली पार्टी है। लोगों का सामाजिक सामाजिक क्षमता रख के लोगों का काम होना चाहिए, काम करने वाले लोगों को पार्टी ऊपर लाती है। तुम खुद का व्यक्तिगत ही विचार देखोगे, व्यक्तिगत ही महत्वाकांक्षा देखोगे। जो ये छोड़ के गए पार्टी, उन्होंने कितनी पार्टियां बदले, उतनी उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है। यहाँ से खड़े होना, वहां से खड़े होना, ये पार्टी में जाना, वो पार्टी में जाना। मैं तो बीजेपी में छू, मेरी क्या की महत्वाकांक्षा है? मैंने कोई पाताल तक नहीं पहुंचाया, पाताल में लोगों ने पहुंचा, मैं पाताल से निकल के आज बहुत बड़ी ऊपर पहुंचा चुका हूँ। रिकॉर्ड है पार्टी का। पार्टी मुझे इसलिए आज काम देती है बोलो, या थोड़ा मान सम्मान करती है, क्योंकि संगठन मजबूत मैंने किया हूँ ताकत से। सर, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे और आपने बोला करोड़ों का नुकसान हो गया पार्टी की वजह से। तो वो क्या था, और उसके बाद आपको नगराध्यक्ष की टिकट मिल गई। ऐसा बोला जा रहा था कि उसके पहले श्री आशीष कुकड़े जी की टिकट फाइनल होने वाली है, लेकिन आपने वहां पे आंसू बहाए और उसके वजह से आपको टिकट मिल गई। तो क्या हम ये कहें कि प्रदीप पटौड़ी जी जितने अच्छे राजनेता उतने अच्छे अभिनेता भी है? नहीं, अभिनेता वगैरह की बात बोलना उचित नहीं है। मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ। उस समय जो मैंने प्रेस लिया था वो हकीकत थी, आज भी बोलता हूँ आपके माध्यम से। मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं है, आप सुन लो। अब कैसा होता है कि उस दिन जो घड़ामुड़ी हुई, प्रेस वाले में प्रेस लिया, मैंने बुलाया था, मैंने बोला प्रेस वाले को। आज पिछले 2019 से बोलो या जब से भी मैं फुल्ली राजकारण में आया 2016 से, मैंने कॉन्ट्रैक्टरशिप छोड़ दी, मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। मेरे भाई लोग काम करते हैं, भाई लोगों को काम करना, मेरे काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। बरोबर है? आप अगर ट्यूशन पढ़ाते हो तो आपके सबसे लड़के आकर्षित होके आएंगे। आपने अगर अपने भाइयों को बोल दिए कि अब मुझे राजकारण करना है, अब बेटा तू ट्यूशन ले ले, तो कैपेसिटी में फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे पिछले 10-12 साल के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्टर से काम चल रहा था, जो मेरे छोड़ने के कारण बहुत डबगाइश हो गया। और राजकारण में काम करते करते बिना अपने से घर से पैसा लगाए राजकारण नहीं होता। चंदा देना पड़ता है, लोगों के काम करना पड़ता है,
मदद करना पड़ता है गरीब लोगों की, दीन दुबले लोगों की। और मेरा काम ही है बांटना। एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, पिछले 14 साल से मुफ्त शिक्षण पढ़ा रहा हूँ। मेरे घर में कोई भी आने वाला आदमी वापस नहीं जाता। तो उस चक्कर के अंदर में मैं बहुत लॉस में चले गया। जो बोला था मैं आज भी बोलता हूँ, कर्ज बाजारी हो गया। कर्ज बाजारी होने के बाद में फिर ये इलेक्शन की बात आई। मैंने सबको घर पे बुलाया कि आप भी टिकट मांगो, आपका मांगने का अधिकार है, लेकिन टिकट मांगने का एक तरीका भी रहता है। आपकी लेवल नहीं है। मैं पिछले 10-12 साल से पार्लियामेंट बोर्ड में बैठता हूँ, पार्टी के उसमें टिकट बांटने के इसमें पदाधिकारी होने के कारण, जिला अध्यक्ष होने के कारण, प्रदेश पदाधिकारी होने के कारण उसमें मैं देखता हूँ कि सर्वे में जिसका नाम आता है पार्टी उसी को टिकट देती है। कोई आपका चेहरा देख के नहीं देती या आपके जेब में कितने पैसे है वो देख के पार्टी टिकट नहीं बांटती। और फिर टिकट देने के बाद में मैदान में अगर आपको उतरना है तो अपने तन मन धन लगाना पड़ता है, फिर कुछ भी हो जाए जीतने के लिए। तो मेरी हालत वैसी नहीं थी। मैंने परिवार के साथ एक मीटिंग लिया, टिकट मांगने वाले भी बहुत थे, लेकिन सर्वे में ये पिछड़ रहे थे। जब मैंने कोई बैनर पोस्टर गांव में नहीं लगाया। आप विचार करो, मेरी महत्वाकांक्षा रहती तो पहले से मीडिया, बैनर, पोस्टर, और मैं तो नगराध्यक्ष ऐसा कहीं किया। अरे 6 तारीख को डिक्लेयर हो गया था आरक्षण। आरक्षण डिक्लेयर होने के बाद में पार्टी की तरफ से मुझे आदेश आया कि आपको फिर से तैयारी में उतरना पड़ता। मैंने बोला साफ मना किया, जो बोल रहा हूं आप पार्टी के वरिष्ठ से ये क्लियर कर सकते हैं कि प्रदीप ने आपको बोला कि नहीं बोला था ऐसा। साहेब, मी इलेक्शन लढण्यामध्ये असमर्थ आहो, माझी आर्थिक परिस्थिती कमजोर आहे, मी लढू शकत नाही, कृपा करून आपण दुसऱ्याला कोणाला ट्राय करा। त्यांचे शब्द होते असे पार्टीचे, संघटनचे, की नाही तुम्ही पण तयारी करा, त्या वेळेवर जर आम्हाला असं वाटेल की कुणीतरी दुसरा माणूस तिकीट निवडून येण्याच्या याच्यापर्यंत पोहोचला तेव्हा आम्ही विचार करू। ये पार्टी के शब्द है एक बोला ठीक है। फिर भी मैंने शांत रहा और दिवाली के एक दिन पहले फिर मैंने हमेशा लगाता हूँ 25 साल से दिवाली के शुभेच्छा के बैनर पोस्टर लगाए। लोगों को लगा कि मैं टिकट मांग रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि और मेरे अंक आ जाएगा। फिर ये जातिवादी राजकारण आ गया बीच में, खूब ज्यादा कर रहे थे। अब किसी का क्या नाम लेना, जात 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 करके पार्टी टिकट नहीं देती। मतलब अपन काय को किसी के बीच में आना यार। इसलिए मैंने सबको बोला, प्रेस बुलाया और प्रेस में बता दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। सर लेकिन टिकट तो उसके बाद आपको मिला जी गई। सुनो ना, आगे की बताता ना मैं आपको पूरा। वो करने के बाद मैंने राजीनामा दे दिया। पूरे कार्यकर्ता आके घर में बैठ गए, जाने को तैयार नहीं। पार्टी संगठन का आदमी आया, 4:30 बजे मेरे को उठा के नागपुर लेके गए, समझाया गया। मैंने तो नहीं बोला था कि आप आइए प्लीज। सर क्या पक्ष है, पक्ष काम करने आदमी वाले की कदर करता है, दूसरों को भी कदर करता है। सर वो जो रोना था वो चाणक्य नीति थी आपकी या फिर इमोशनल अत्याचार था या इमोशनल ब्लैकमेल था पार्टी को? अत्याचार नहीं था। इतना बड़ा राजकारण, मोदी जी आज देश के पंतप्रधान है, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की पार्टी सबसे बड़ी। ये छोटे मोटे मेरे इमोशन से हकीकत थी मेरी वो रोने गाने करने की। सही में मुझे रो रहा था मेरी हकीकत देख के। मैं परिवार को संभालने वाला इंसान हूँ, ये रोना गाना करके टिकट लेने वाला इंसान नहीं हूँ। जिनको नहीं मिली ना, अब वो बरगलाते हैं ऐसा कि कुछ तो भी धंधे करना और प्रदीप परोड़े को बैकफुट पे लाना, इतना आसान नहीं है। वो फैक्ट था साहब, आपको बता रहा हूँ। उस दिन मैं अपने आंसू खुद नहीं रोक पा रहा था। जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक हाथ आदमी खड़ा कर दो, इसने हमारा बुरा किया, इसने हमारे साथ छल कपट किया। पार्टी में रह के भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का पद नहीं छीना, किसी के टिकट काटने का काम नहीं किया। सर किसी को पद मिला ही नहीं आपके अलावा। मेरे को कौन से पद मिले? कौन से पद होते हैं? ऐसा तो इल्जाम है कि सभी पद आपके पास। चरण वाघमारे जी आमदार नहीं बने थे, सुनील जी मेंढे खासदार नहीं बने थे, मैं बना खासदार, मैं बना आमदार। इसके पहले गीता दे गुंडा नगराध्यक्ष नहीं बनी थी। पिछले दिन को टिकट मिली मेरे साथ, मैंने 15 नगर से चुन के नहीं लाया था, उनको पद नहीं मिला, वो पद नहीं है। म्हणजे आप मेरे ही पद गिनाओगे? एक नगराध्यक्ष क्या बन गया मैं, तो मेरे पद गिना रहे आप, और बाकी लोगों को मिला वो भी तो गिनाओ जरा। ऐसा है, बोलना बहुत आसान है राजा भैया, मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा। आगे सब अनगनत बातें हैं, लोगों को बोलने में क्या है।
और वही लोग जो बोलते, जो आपकी जैसी मेहनत नहीं करेंगे ना, वही आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। अरे मेरे जैसी मेहनत करो, हार्डवर्क करो, लोगों का बुरा मत करो, तो ईश्वर भी आपके साथ में रहता है। जो कुछ करते नहीं, धंधे करते नहीं, और वो आरोप लगाते। पिछली बार नगर सेवक हार गए तुम, और आज नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट बन गए थे। अपने आप को इतने बड़े नेता समझते, तो फिर क्यों हार गए? बरोबर है। तो लड़ने की ताकत तुम्हारे में है। अरे कैलकुलेशन करने वाला मैं थोड़ी हूँ बॉस। इतनी बड़ी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सब देखती वो। पैरामीटर देखने के बाद ही टिकट फिक्स की जाती है। हारना जितना बात की बात है, वो 100% टिकट जीत के नहीं आती, लेकिन पैरामीटर फिक्स करके भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। वो रोने धाने से अगर टिकट मिल गई रहती ना, तो ऐसे पूरे 288 आमदार हो रहते महाराष्ट्र के, और उनको टिकट बांटते रहते बीजेपी। अरे ये रो लिया, ये रो लिया, ये इमोशनल हो गया, तो इसको टिकट दे दो। काम करने वाले की कदर होती है, वो आपकी रहे या मेरी रहे। और ये नियम कानून सारी जगह पे लागू होता है बॉस। सर लेकिन ये इल्जाम तो आप पे ये भी है कि काम कुछ नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में जब आप नगराध्यक्ष थे, तुम सर की सिर्फ दुर्दशा हुई है। जो श्री अभिषेक कारेमोरे जी ने गार्डन बनाए, वो गार्डनों की दुर्दशा हुई, सीसीटीवी वगैरह की दुर्दशा हुई, लाइट की दुर्दशा हुई, पानी की दुर्दशा हुई, रोड की तो पूरी दुर्दशा है। आज समझ में नहीं आ रहा है कि रोड में गड्ढे है या गड्ढे में रोड है, जाए तो जाए कहां से? अरे साहब ये सब फालतू बातें हैं। 5 साल का कार्यकाल मेरे को मिला था, उसमें 2 साल कोरोना था, ये आप भी जानते हो। 2.5 साल मेरी सरकार थी देवेंद्र जी की, बाद के 2.5 साल में दूसरी सरकार थी। मैंने भी 2.5 साल के अंदर में जितना वो किया हो, सिर्फ एक गार्डन खराब हो गया, गार्डन खराब हो गया चिल्लाने से नहीं होता। क्यों नहीं बनाया नगर परिषद की बिल्डिंग? क्यों नहीं बनाया मानव, क्यों नहीं सैंक्शन करके लाए पानी पुरोठा योजना? तुम्हारी सरकार थी ना, हमारी थी। अभी चिल्लाते हो क्यों नहीं बनाया? स्कूलों को नया नूतनीकरण, स्कूलों के अंदर में 5 बच्चे 7 बच्चे, ये हालत थी। और कुछ भी बात बोलने में मतलब है क्या? आरोप लगाना बहुत आसान है। आपको समय होगा ना तो मेरे को 1 घंटा लगेगा, मैं इतने काम गिना सकता हूँ। बताइए आप। अरे कितने काम किया है जिसकी लिमिट नहीं है। पानी पुरोठा योजना जो बोलते हैं 47 करोड़ 47 करोड़, अरे 47 करोड़ की सैंक्शन हुई है, अभी तक उसमें 33.5 करोड़ ही खर्चे हुए हैं। 33 करोड़ 50 लाख रुपए खर्चे हुए हैं। बाकी के सारे पैसे 13-14 करोड़ रुपए अभी भी पड़े हैं नगर परिषद के अंदर में। उसमें रास्तों का भी नूतनीकरण है। 1 करोड़ 75 लाख रुपए, 2.25 करोड़ पीडब्ल्यूडी में जमा है। पानी की पुरोठा योजना के पाइपलाइन पूरी होने के बाद वो पूरे रास्ते बना के देंगे, लेकिन 4 साल प्रशासक था, प्रशासक ने वो काम किया नहीं। पाइपलाइन की टेस्टिंग बरोबर हुई नहीं, हम चिल्लाते रहे, हम मोर्चे लेके गए, लेकिन लोगों के घरों में पानी आ रहा है। 90% लोगों को पानी मिल रहा है। नगर परिषद की 3 मंजिला इमारत बनी, आज उसका इतनी सुंदर इमारत बनी, एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग समान बनी हुई है। सारे तुमसर के लोग जिनको सभा लेना, मीटिंग लेना रहा, वो एसपी आता है, तहसीलदार आता है, एसडीओ आता है, तो हमारे नगर परिषद के बिल्डिंग में लेते। हमारी वीडियो देखे होंगे आपने। सर बिल्डिंग नहीं, ऐसा नगर काम परिषद किया की क्या? बनी। नहीं ऐसा काम किया क्या अभिषेक कारेमोरे ने? जो आरोप लगाता है एक गार्डन खराब हो गया, गार्डन खराब हो गया, एक आध बिल्डिंग दिखा, बोलना दिखा ना। अरे इतनी सुंदर आम्बेडकर वार्ड, आपको बता रहा हूँ, आम्बेडकर वार्ड की दशा उस समय 2016-17 में हमारे बेटियां उधर जाने में घबराती थी, ऐसी स्थिति थी कि नहीं थी? उन बच्चों का क्या हुआ? उन बच्चों की तरफ कौन ध्यान देखेगा? उस एरिया के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज सुधार की बात करते हो आप, बहुत मोंगा भुगते रहते हो। अरे मैंने उन बच्चों को लाइन पे लाने के हिसाब से वहां पे इतनी सुंदर लाइब्रेरी तैयार किया हो कि पूरे विदर्भ में नहीं है। आज वो बच्चों की इंटरव्यू लेना जाके, आप कल समय मिले आपको तो बच्चों की इंटरव्यू लेना, और वो देख के दिखाना, लोगों को दिखाओ ना। आपने भी दिखाना चाहिए राजा भैया कि हकीकत क्या है। ऐसा नहीं है। उस एरिया में मैंने 3-4 अपने लाइब्रेरी ओपन किया, बच्चों को कंप्यूटराइज लाइब्रेरी ओपन किया, एसी लगे हुए वहां, पिन ड्रॉप साइलेंस में लौट के पढ़ते। कितने तो भी बच्चे अधिकारी बन चुके हैं, बनने वाले हैं। मेरा दावा है एक दिन इस तुमसर से आईएएस आईपीएस अधिकारी बनेगा, ये मेरा सपना है। इन्होंने क्या किए? सिर्फ बेचने का काम किए और बोंबा ठोकते। अरे 1000 से ज्यादा रास्ते और नालियां बनाए मैंने। सर रास्ते तो अभी भी खराब ही है कौन से पूरे। रास्ते खराब है? अब पाइपलाइन डालने के लिए क्या हवा से पाइपलाइन डालेंगे?
सर लेकिन आप मेन रोड ही देख लीजिए। मेन रोड पीडब्ल्यूडी बनाता है मेरे बाप, मैं नहीं बनाता। स्टेट हाईवे नगर परिषद नहीं बनाती, स्टेट हाईवे बनाती है पीडब्ल्यूडी, सर लेकिन फिर भी कहीं नेशनल ना हाईवे कहीं तो बनाती है। कहीं ना अरे कहीं वो आराम गड्ढे भरे जा सकते हैं ना सर, के जिससे लोगों को समस्या जा रही अरे है। साहब आपको बता रहा हूँ कैसा होता है, टेक्निकल ज्ञान लोगों को नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेन रास्ते दूसर में चल रहे हैं उस पे काम करने का और उसको अपने अंडर में लेने का अधिकार नगर परिषद को नहीं है। हम उसका पैसा उस पर खर्च नहीं कर सकते, नहीं तो आरोप हमारे पे आता है। अगर आप बोलोगे कि पीडब्ल्यूडी का रास्ता जा रहा है और उसका एस्टिमेट बनाओ 50 लाख का और उस पर कॉन्क्रीटिंग कर दो या उस पर डामरीकरण कर दो तो हमको जेल हो जाएंगी। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका आप क्लेरिफिकेशन निकाल लो, इसीलिए वो रास्ते खराब दिखते, नगर परिषद दोषी नहीं है। सर लेकिन आपकी सत्ता है तो आप कुछ तो कर सकते हैं जिससे जनता परेशान ना हो। मैं खुद कम से कम ड्रेसिंग उसकी करवा सकते हैं, कम से कम मैंने पूरे क्या गड्ढे बोला? भरे, जिससे रोड तो मतलब चलने में प्रॉब्लम ना हो। आज उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बैक प्रॉब्लम हो रही है। आप ये सब काम करने के लिए हम गए न, करवाए नहीं लगाए, अभी बहुत ज्यादा बारिश इस साल आ गई तो वो गड्ढे फिर से बढ़ गए। मैंने गडकरी साहब ने वो सैंक्शन करा चुके हैं रोड भंडारा से बालाघाट, कितने तो भी निवेदन दिया मैंने गडकरी साहब को, अब 450 करोड़ रुपए उनसे सैंक्शन करा के भी ला चुका हूँ आपके मायने के लिए, ये भी बता रहा हूँ मैं। नहीं तो आप गडकरी साहब को फोन लगाओ ये खत्म होने के बाद कि प्रदीप पटोले ने ये तुमसर का डामर भंडारा से रास्ता बालाघाट तक अच्छा करने के लिए आपको निवेदन दिया कि नहीं दिया, तुमसर का बाईपास बनाने के लिए मैंने गडकरी साहब को निवेदन दिया कि नहीं दिया, आप कल ही पूछो उनके पीए से कितने दिया, कितने बार मिला, रिक्वेस्ट किया, अभी उसकी क्रेडिट कोई भी लेता हूँ। लेकिन टेक्निकली मुझे मालूम है एज ए इंजीनियर के नाते कि मेरा गांव अगर अच्छा करना है तो इसको अच्छा बाईपास होना, ट्रैफिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये सब मुझे समझता है, मेरे पास इसके रिसीव्ड लेटर भी है ये सब बनाने के लिए, मैंने सब दिया हूँ और गडकरी साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने वो सैंक्शन भी कर दिए। लेकिन क्या होता है कोई भी काम करने की एक प्रोसीजर होती है, टेंडर निकाल भी चुके हैं, अलॉट भी हो चुका है, अब कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि अभी तक बारिश थी अभी काम चालू करेगा, आने वाले 3 महीने के अंदर मेरा दावा है, आने वाले 3 महीने के अंदर में आपको भंडारा से लेके बालाघाट तक का रास्ता सुंदर अच्छा दिखेगा। आज नेहरू ग्राउंड छोटा हो गया है, खेलने के लिए बच्चों की जगह नहीं है। मतलब जो नेहरू ग्राउंड मतलब ये माना जाता था तुमसर में खेलने के लिए सबसे अच्छा है नेहरू ग्राउंड, आज वहीं पे कुछ ना कुछ काम चालू है। मैक्सिमम तो वो अटल बिहारी वो बना हुआ है वहाँ पे सभागार जिसमें इंडोर बैडमिंटन वगैरह के काम वो हो रहे हैं, वो बना हुआ है, बाकी मैक्सिमम तो भी है अभी भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वहां पे भी कंस्ट्रक्शन चालू ही है। कंस्ट्रक्शन चालू है, शायद आमदार साहब के माध्यम से कुछ तो भी चालू है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जितना बचा हुआ है उसको अच्छा करने का काम मैं मेरे दिमाग में उसकी प्लानिंग है और जाते जाते मैंने बनाया भी था, लेकिन सरकार मिली नहीं थी उस समय, उसमें सैंक्शन मिला नहीं। मेरे पास गार्डन का भी बहुत अच्छा डीपीआर बना हुआ है, चौपाटी से लेके सारी चीजें वो मैंने दिखाया भी था उस समय पत्रकारों को कि इस गार्डन को सिर्फ उतना बना के छोड़ना नहीं है, आजू बाजू सीमेंट रास्ते मैंने बना चुका हूँ, तीनों राइड एक ही साइड से बना था, बार बार उसी को दिखाया जाता है हमने ये सीमेंट रोड बना है, हमने ये दिखाया, 3 बाजू के बने वो नहीं दिखाते, गांव में इतने बड़े बड़े रोड बनते हैं वो नहीं दिखाते, हम 3-4-5 तक 2,000 लाइट लगाए, मैंने कई लाइटों लगा दिया, 3,500-4,000 लाइट लगा दिया, पूरे बदल डाला मैंने, हाई मास्ट लगा दिया, इसके बोले इतने हाई मास्ट दिखे थे क्या, मैं जब आया था तो 8 हाई मास्ट थे टोटल सिर्फ गाँव में, अभी आप घूमोगे तो कितने हाई मास्ट है, सारा जगमगाट है। ये सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे थे आप, वो तुम नगर परिषद से कुछ गिने चुने कैमरे लगाए हुए थे, अब पुलिस वाले मालूम है मेरे को मेरे केबिन में आके तंग करते थे, साहेब तिथे ऍक्सिडेंट झाला ना आम्हाला पाहायचं आहे ना इथे, वो केबिन में लगे थे 8-10 कैमरे का उनको दिखाने के लिए, अरे मैंने एसपी से बात की आपको बता रहा हूँ, ये झूठ होगा तो पूछो जाके, मैंने उनको उनकी मीटिंग लिया, उनको बोला ये धंधा हमारे पास नहीं होना, एक आज जो 15-16 कैमरे थे उसके मैंने 47 कैमरे लगाने लगाया और उनका पूरा सेटअप कर दिया पुलिस स्टेशन के अंदर, कल आप मेरे साथ चलो वहां पे और वहां का एक वीडियो लेके पब्लिक को दिखाओ। सर लेकिन इसके बाद भी तो चोरियां हो ही रही है। इसका कारण ये था, मतलब सीसीटीवी इसका काम कारण ये था कि 24/7 पुलिस वालों को एक कैमरे उनके केबिन में दिखे, उनके पुलिस स्टेशन में दिखे, लेकिन नगर परिषद में दिखे। सर लेकिन इसके बाद भी तो चोरियां हो ही रही है। इसके बाद जवाबदारी होती है एसपी डिपार्टमेंट की, पुलिस विभाग की, कि वो कैमरों को संभालना, उनका मेंटेनेंस करना, उनको हैंडओवर हो चुका बात है, उनका मेंटेनेंस करना और देख के करते रहना। अब उनको डिपार्टमेंट को अपन ने सौंप चुके लीगली,
तो उनका काम है, लेकिन वो कर नहीं रहे, तो उसके लिए नगर परिषद जवाबदार नहीं है कोई। और जो आप लाइट की बात कर रहे थे, हमारे पॉडकास्ट में श्री अभिषेक कारेमोरी जी ने बोला कि ये उन्होंने करवाया है। अरे उन्होंने 2.5 साल में तो क्या क्या नहीं किए, वही तो बोल रहा हूँ मैं। जो भी सब करते थे, हमने जो किए सब उन्होंने किए। वो जो उनका बताने का धंधाच है, बरगलाने का धंधाच है। ये मैंने किया, वो अरे कुछ तो दिखेगा ना पब्लिक को, दिखना तो चाहिए। लाओ ना, उन्होंने पुरावा देना चाहिए, एक हाथ बढ़िया किताब छपना चाहिए। सर और तुमसर को दिखाना तो साफ चाहिए, उन्होंने ही किया, उसका क्लीन एंड ग्रीन तुमसर का नारा उन्होंने ही दिया, अरे नारा देने से और हो जाता है क्या? उसके लिए अवार्ड भी मिला उन्हें। मुझे बताइए राजा भैया, मैंने पदभार लेने के बाद में पहले तो ट्रैक्टर चलते थे 2-3, वो गाड़ियां जो आई कचरा निकलने वाले घर घर घूमती थी, ये सब किसने किया हो? वो डंपिंग यार्ड इतना गंदा था, वहाँ कचरा रखने की जगह नहीं, उसकी कंपाउंड वॉल बनाना, उसका वर्गीकरण करना, वो सब अभी आप जाके जाके एक हाथ और शूटिंग करो। मेरे से गलती एक हो गई, साफ मैं तुमसर वालों से उसके लिए वो करूंगा कि कैसा होता है कि काम तो करना बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन आप भी आपकी इंस्टीट्यूट की बहुत एडवर्टाइजमेंट करते रहते हो, तभी बच्चे आपके पास आते हैं, बरोबर है। लेकिन मैंने क्या किया मालूम है क्या? काम तो बहुत कर लिया, लेकिन काम के भूमि पूजन नहीं किया, लोकार्पण नहीं किया, बाजा गाजा नहीं किया, सोशल मीडिया का यूज नहीं किया, बस करता रहा करता रहा करता रहा। और दिखावा करता ना, तो आज इतना दिखावा कर सकता था मैं कि क्या बताऊं आपको। लेकिन मुझे वो दिखावा करने में आनंद नहीं आता। मैं वो इंसान हूँ, काम करने में ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि उतने पीरियड के अंदर में किसी काम को करना, क्यों नहीं किया इन्होंने? हद्दवाड़ तुम सर की, बहुत काम किए, बहुत काम किए। आज मार्केट शिफ्ट करने के लिए जगह नहीं हमारे पास, एक आध उद्योग धंधा लगाना है तो जगह नहीं हमारे पास, एक आध इंजीनियरिंग कॉलेज लगाना है तो जगह नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं किया इन्होंने? फिर इनमें तो बहुत ताकत थी। जो तुम सर आज मैंने साढ़े 7 स्क्वायर किलोमीटर था, आज 15 किलोमीटर कर दिया, डबल कर दिया। एपीएमसी तुम सर में नहीं आता था, आज स्मशान घाट का मेरे को उसका नूतनीकरण करना था, वहां कुछ काम करना था, तो मैं वहां फंड नहीं दे सकता था। क्यों? क्यों तुम सर की हद में नहीं था, हद के बाहर था। मार्केट को अगर शिफ्ट करना है, अच्छी बड़ी जगह देना है, तो तुम सर में हद ही नहीं थी। जब ये सब विषय मेरे पास आए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है राजा भैया, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ताकत भी लगती, एफर्ट भी लगता है, और मेहनत भी बहुत लगती है। मैंने पूरी टीम बैठाया हूँ, कलेक्टर से लेकर सबकी, ठहराव लिया और तुम सर का हद्दपार करके लाया। आज भले वो आमदार साहब के कार्यकाल में सैंक्शन हुआ, पूरी फाइल पहुंचाने वाला मैं राजू भाऊ बोल नहीं सकता। उसके लिए मेरे को कितने पापड़ बेलना पड़ा, कलेक्टर कमिश्नर फाइल पहुंचाते थे के उनके सब सारे जो प्रॉब्लम्स रहते वो सॉल्व करते करते, और मंत्रालय में पहुंचा तो आज कम से कम तुम सर डबल हो गया। कल आप भी अगर नगराध्यक्ष बने ना, तो आपके पास जगह रहेंगी काम करने के लिए। सर आज लेकिन अगर हदवाड़ हो गई तो फंड भी ज्यादा देती गवर्नमेंट। अब कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग बोलो, छोटे उद्योग बोलो, एक आध कॉलेज बोलो, और तुम सर का और विकास करना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, वही के वही घुस घुस के काम कर रहे थे। आज एक हाथ लेआउट डालने को कितनी तकलीफ होती थी, हाथ में नहीं रहता था, सेंक्शन नहीं होता था, ओपन स्पेस हाथ में नहीं होने के कारण वो बेच बाच के खा जाता था। कितना बड़ा ये गुना है आज। आज अगर आप अगर 5 एकड़ का लेआउट डाल रहे, उसकी अगर कम से कम 30,000 40,000 स्क्वायर फीट ओपन स्पेस है, जो बच्चों को खेलने के लिए गार्डन के लिए काम आती थी, पहले हद में नहीं रहने के कारण ऐसी बेची जाती थी। आज वो बेच नहीं सकते, कानून आ गया, तुम सर में हद आ गई, वो उसको नियमित है वो रखना पड़ेगा, और उस पर अपन विकास कर सकते, सब कर सकते। सर तुमसर का एरिया बढ़ाने से लेकिन नागरिकों का क्या फायदा हुआ है? क्यों नहीं भाई? क्योंकि क्या आज इसका गिरा है? नहीं गिरा है ना? सब्जी मंडी वैसी ही है, हाँ वहां पे जो कंजेशन है वैसे ही है, रोड छोटे अभी भी है, ट्रैफिक कंजेशन अभी भी है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने जो आपको बोला हो कि स्मार्ट सिटी बनाना का है, सब करना है, तो ये सब चीजें करने के लिए जगह नहीं थी, अब जगह आ गई। आप मुझे नगराध्यक्ष बना के बिठा दो, मैं सारी चीजें आपको सर हम टप्पे कहाँ से टप्पे बनाएंगे, में वो तो जनता के एक में ऊपर है। कर दी, और आपका भी आशीर्वाद मिल गया, तो टप्पे टप्पे में सब मैं करके दिखा दूंगा। इतना किया तो वो भी करूंगा। आज आप जाओ ना प्रभाग क्रमांक 12 में, 11 में, यातना भोग रहे थे लोग, रास्ते नहीं थे, बोल नहीं सकते उधर के लोग, 15-15 साल से रास्ते नहीं बने थे। दुर्गा मंदिर से आप उधर जाते थे हसारा रोड के समय, तो कितने रास्ते थे, लोगों के कमर के दर्द थे, परेशान थे। सगुन कॉन्वेंट तक रास्ता सीमेंट का मैंने बनाया हूँ। बड़े बाजार ले लो, वो रास्ता कितना उखड़ा हुआ था,
वो रास्ते मैंने बनाया हूँ। कहाँ कहाँ बोलते हो आप रास्ते उगड़े करके? दुआन करोड़ी का रास्ता क्या हाल थे उस समय, ऐसा आधे 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 ऐसे जाते थे। वो रास्ते हमने आने के बाद बनाए, उसके इंटरनल रास्ते। वो एक आध बार जाके वहां ब्रॉडकास्ट लो, लगाओ ये सब भाई, और पूछो कि ये नाली कब बनी, ये रास्ता कब बना। मैंने क्या बोला? मैंने बाजा गाजा किया नहीं। 1000 रास्ते और नाले 1000 के ऊपर बनाया। बड़ी वास्तु तो अलग रहे। राजा भैया, अगर मैं वो भूमि पूजन को एक दिन, लोकार्पण को दूसरा दिन, तो ये बाकी विकास के काम करता कब? ये सब धंधे किए ही नहीं। बोला आप काम होना चाहिए, लोगों के प्रॉब्लम सुनना चाहिए, नहीं कि थोड़ा सा कुछ किए तो बम वीडियो बनाया उसके पीछे, आए डालो इसको, लगाओ इसको, करो फेमस, ये किया वो किया, 2 लाइट दिखाओ, है इतने लगाओ लाइट, झाड़ झाड़ लगा है, ये करिए। ये नहीं जमा मेरे से, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। उसी का कारण, उसी को जड़ इन्होंने पकड़ ली कि प्रदीप ने कुछ नहीं किया, पटोले ने कुछ नहीं किया। अरे किताब मैंने बनाया हूँ, आज लोगों को दिखा रहा हूँ, इतने वीडियो डाल रहा हूँ 15 दिन से, खत्म नहीं हो रहे। 40-50 वीडियो बने हुए। इलेक्शन का समय आ गया कि ये मैंने किया। एक आध ने तो ये बोला क्या कि प्रदीप पटोले ने ये नहीं किया? क्यों नहीं बोलते ये इलेक्शन लड़ रहे ना। सर कोरोना में आपने क्या किया? अरे कोरोना में क्या नहीं किया मैंने? पूरे महाराष्ट्र के अंदर में 10 दिन मैंने लोगों की जान बचाने के लिए तुमसर का मार्केट तो मैंने कहा शिफ्ट किया था, नेहरू ग्राउंड पे। जितने जितने उपाय हो सकते थे उतने किया साहब मैंने। बहुत हालत खराब थी। कितने बार तो मैंने नगर परिषद को, मतलब गाड़ी में अपनी जो अग्निशामक की गाड़ी थी, उससे उससे सैनिटाइज करवाया मैंने। मार्केट को शिफ्ट किया, लोगों की जान बचाने का काम पुरजोर किया। सर हमारे साहब वो करते करते मैं और मेरा पूरा परिवार 14 लोगों का पूरा कोरोनाग्रस्त हो गया था। मेरे पे भी मरने की हालत हो गई। क्या नहीं किया मैंने? एक हाथ तो बताओ इन्होंने नहीं किया। अब भी जस्ट मैंने वीडियो डाला, कितने लोगों की सर मदद किया। हमारे पॉडकास्ट में श्री अर्पित जायसवाल जी आए थे, उन्होंने बोला कि मैंने प्रदीप पटोले जी से फॉग मशीन बुलवाई थी, उन्होंने वो तक के नहीं दिया, एंड वो फॉग मशीन फाइनली कल्याणी ताई भूरे ने दिलवाई है। मतलब प्रदीप पटोले जी नगराध्यक्ष रहते हुए भी अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ता को एक फॉग मशीन नहीं दिलवा पाए कोरोना काल में, ये उनका आरोप है आपके ऊपर। अरे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, और कोई हमको कुछ बोले और हम नहीं दे, ऐसा तो होता नहीं। कैसा होता है, विरोधक कुछ भी बोलते रहते हैं। ये कोई फॉग मशीन नहीं दिए, ये कोई मुद्दा होता है क्या साहब? देखो आप नगर परिषद में आए, आपने फॉग मशीन की डिमांड की, मैंने अधिकारी को लाया, बुला दिया, बोला कोई फॉग मशीन भैया को दे दो, करो। अंडर रिपेयर थी उस समय में। अब अधिकारी अंडर रिपेयर थी, 2 3 या 4 मशीन अंडर रिपेयर थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, बोले कि बस 1 2 3 दिन के अंदर देते, 2 दिन के अंदर देते। घाई बहुत रहती है लोगों में। अब सुधार के लाना, अब तुरंत में कोई भी चीज अगर नगर परिषद में लेना है, खरीदी करना है, उसके ठहराव वगैरह लेने पड़ते, प्रोसीजर है नहीं लाने में। और ऐसा मैं कुछ धंधे करता नहीं था, अरे ला लो रे, कर लो रे, खरीद डालो देख लेंगे, ये मेरा नहीं था। नियम से चलने वाला आदमी था मैं। हर चीज के ठहराव, उसको थोड़ा समय लग गया होगा, उन भाई को बहुत ज्यादा जल्दी होंगी, किसी को और उसने बोल दिया। राजकारण करना रहता है लोगों को, और प्रॉब्लम सॉल्व करना। उन्होंने लेके कल्याणिता नहीं दी थी, तो कल्याणिता का धन्यवाद, इसमें क्या बुरा है? लेकिन हमारे पास भी बाद में अवेलेबल हो गई थी, लेकिन उसका बाजा गाजा करना फॉग मशीन का। सर इसके अलावा भी लोगों ने बहुत तकलीफें झेली कोरोना काल में। मुझे हाँ, मालूम है कि मैंने कोरोना काल में, आपको मालूम नहीं इतिहास, और मैंने बोला भाई फोटो खींच के नहीं रखता। हमारे कई लोगों हॉस्पिटल के में, सरकारी लोगों के हॉस्पिटल घर में की कई बॉडियां मेरे और आज मेरे आदमी सीटी स्कैन मशीन नहीं थी सर। तो सिटी स्कैन मशीन का ये नगर परिषद से कोई लेने देना नहीं साहब। मैंने डिमांड किया था, बाड़बुद्धी साहब की ट्रांसफर कर दिया था कलेक्टर ने, तुरंत मैंने वापस करने लगा उनको, वहीं पे रखने लगाया। सब उस समय का पीछे भी जाके देखो कि किस तरीके से वहां पे सब चीजें अवेलेबल थी। तुमसर में इतनी बाहर भी नहीं थी, कितने एक्स्ट्रा बेड लगाए थे, आने वाले जाने वाले को कितनी मदद करते थे। खाने का स्टॉल 51 दिन तक चला है। खंडेलवाल जी ने मेरे को मदद की थी उस समय, स्टार्ट करने वाला वही था। वहां से आप पैदल आए हुए लोगों को सीमा के पार भेजने का काम किसने किया? उनको खाना खिलाने का, उनको आश्रय देने का काम किसने किया? पूरे गांव को सैनिटाइज करने का काम किसने किया? उसके बावजूद भी अगर लोग उस समय, माँ भयंकर बीमारी थी उस समय, जब एक्सपायर्ड होते थे ना, घर का बेटा भी बाप को हाथ नहीं लगाता था, पत्नी भी दूर बैठी रहती थी। ऐसे कई बॉडियां मैंने जाके मेरे कर्मचारियों के हाथ से उठाए साहब, पीपी किट वोटा किट डाल के। हमारे कर्मचारियों ने एक्स्ट्रा वहां पे, मैंने स्मशान घाट पे 4 सेट तैयार करवाया था। किसने करवाया था?
आज अगर हॉस्पिटल के अंदर में ऑक्सीजन का वो प्लांट किसने लगाने बोला था? ये मेरी ही कल्पना थी। ये भयंकर बीमारी जब पलट के आती है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर वहीं से भरे जाते थे साहब। सिलेंडर की डिमांड किसने पूरी किया था? कहाँ-कहाँ से मैंने सिलेंडर लेने लाया। कैसा होता है कि वो सब चीज़ें अपन लिख के नहीं रख सकते। वो मैंने ऐसे-ऐसे घर की बॉडियाँ उठाया हूँ और जलाया हूँ कि क्या बताऊँ आपको। अब मैं नाम नहीं गिना सकता यहाँ पे, क्योंकि परिवार का नाम लेना उचित नहीं है। जो दिवंगत हो गए। लेकिन मैं बोलता दावे के साथ में, भगवान को साक्षी रख के, कि मैंने मेरे आंग पे आते तक के जितना जमता था उतना ताकत से काम किया। कहीं कभी भी उससे पीठ नहीं फेरा। पूरे पूरे और मेरे कर्मचारियों ने, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, उस समय मेरे सारे कर्मचारियों ने अपने जान पे खेल के, जितने भी कर्मचारी नगर परिषद के थे, सबने पूरा तन मन धन से साथ दिए थे। किसी ने ये नहीं बोला कि साहब मैं काम नहीं करता, आप मुझे प्रेशराइज मत करो करके। सब कर्मचारियों ने काम किए। उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो थे, इसलिए हम तुमसर में बहुत कुछ बचा सके, बहुत कुछ बचा सके, नहीं तो बहुत तकलीफें हुई रहती साहब। सर जब इतना किए है तो ऐसा क्या है कि आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता, जो छोटे-छोटे कार्यकर्ता या कुछ लोग आपसे इतना नाखुश है? कैसा रहता है कि एक तो आपने जो बोले कि जो आदमी लीड करके कोई चीज़ सँभालता है ना, सामने होकर में, तो आरोप उसी पे होते हैं। उसी झाड़ पे पत्थर मारे जाते हैं जहाँ फल लगते हैं। सूखा हुआ झाड़ पे कोई नहीं मारता, जाने दो बोले साले पहले से सूखा पड़ा हुआ है, कुछ देता ही नहीं तो क्या करेंगे? अब कमांड मतलब भारतीय जनता पार्टी मैं संभालता हूँ। पार्टी बोलती कि यार तुमको पद देना है, तालुका अध्यक्ष बनाना है, मंडल अध्यक्ष बनाना है, शहर अध्यक्ष बनाना है, अच्छा नाम दो जो काम कर सके। तो अपन डिसाइड करते कि भाई पार्टी को मजबूत करना है, फिर उनको अलग अलग पद बांटे जाते हैं। आज पार्टी में आने के लिए वाले लोग बहुत है, काम करने वाले लोग बहुत है। अब आपको दे दिया, उनको नहीं दिया, इसको नहीं दिया, वो बुरा लगता है। तो बुरा लगने वाला आदमी क्या बोलेगा? अरे प्रतिपूर्ण ने तो इसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया। तो वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन अगर अपन अपने सिद्धांतों पे चले, पार्टी को मजबूत करना है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ऐसे कठिन निर्णय भी लेना पड़ता है। तो वो ऐसे थोड़े नाराज होके कार्यकर्ता बोल देते हैं, और वो नाराज़गी की सुर अपने दूसरे पार्टी वाले पकड़ लेते हैं उनको। इसके खिलाफ बोलने वाले तो कुछ हो ना। साला प्रदीप परोड़ा अच्छा ही अच्छा सब काम करता है, तो इसकी बुराई करने वाले वो प्लान करते रहते हैं। लेकिन मेरा दिल, जिगर और मेरा ज़मीर जानता है, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं, कभी किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं, कभी किसी गरीब को लूटा नहीं। गरीबी मैंने देखा हो ये क्या बताएँगे? मैंने हर किसी की मदद ही किया हो। माझ्या आधी कोणी केलं का? 150 साल हो गए थे नगर परिषद को। 2 से 3 बार मुख्यमंत्री साहब को यहाँ बुलाया मैंने। कितनी फाइलें सैंक्शन करके लाता था। कितने बार मुझे बम्बई जाना पड़ता था साहब। वही मैंने यहाँ उद्घाटन करते रहता, तो वो जाके सैंक्शन करके नहीं लाता। ऐसे ही काम सैंक्शन होते क्या? ऐसे ही फंड अलॉट हो जाता है क्या? उसकी भी तो प्रोसीजर है ना। फिर मेरे पहले इन्होंने क्यों नहीं किए? बताइए ना। बोंबा ठोकते, पाणी पुरवठा हो मी आणली. तर आणली तर सुरू करून केली. त्याचे दाखव ना वर्कआउट. सांगो ना सँक्शन लेटर कि तुझ्या कार्यकाळात आणलं म्हणून. एखाद तो लेटर होगा ना? मैं आज आपके इस इससे बोलता दावा करता हूँ कि इन्होंने अगर पानी पुरवठा योजना लाई है, तो अपना एक लेटर दिखा दे यहाँ पे कि मेरे कार्यकाल के अंदर में मैंने इसका सैंक्शन करके लाया था और प्रदीप परोड़े ने ये काम किया करके बाद में। अरे सब झूठे बातें देख के लोगों को बरगलाना और वोट मांगना, ये मेरे से नहीं जमता। मैं सच्चाई के साथ में लोगों के घर घर जा रहा हूँ, आशीर्वाद मांग रहा हूँ, उनको पटेगा तो मेरे को जिता के लाएंगे, फिर से अगर काम करना है। नहीं तो लोगों के हाथ में सत्ता अभी तक की थी, कैसा 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 काम किए, और मैंने काम किया तो आज आजू बाजू में आज 1000 घर बनाया मैंने, 900 के ऊपर। कम किया क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, हाँ रमाई आवास योजना होगी, 1000 घर। अरे वो झोपड़पट्टी, उसके पट्टे वाटप करने के लिए मेरे को कितनी ताकत लगी। और राजा भैया वहां की हालत इतनी खराब थी, जब मैं उनको बोल रहा था वहां गया एक बार कि आप घरकुल क्यों नहीं लेते? अरे साहेब आमच्या नावावरच पट्टे नाही आहेत. फिर मैंने अधिकारी से पूछा क्यों इनको अपन घरकुल क्यों नहीं दे सकते? साहेब जोपर्यंत नियम आहे म्हणे, यांच्या नावावर जर त्यांची जागा नसेल तर आपण त्यांना घरकुल देऊ शकत नाही. हा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा हा निकष आहे, कंडिशन है। साला मैं तो बोला यार हद हो गई। तो 50 साल से झोपड़पट्टी है ना,
55 साल की मेरी उम्र है, मैं तो देख ही रहा हूँ उसको, बच्चा था तब से झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी। उसके पट्टे वाटप करने का, उसका डिबिया करने का। किशोर जी भौसागर है अभी भी, उनसे पूछो किसने ठहराव लिया था। मेरे पास हर ठहराव की प्रत उस डेट के हिसाब से अभी भी है। मैंने ठहराव लिया पट्टे को वो करने का, किशोर भौसागर ने भी मेरे को मदद किया, सारा पुरावा लेके वो मेरे साथ कभी भी कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, बम्बई तक मैंने पहुंचाया। लेकिन आज शुक्रगुजार हूं मैं हमारे बावनकुड़े साहब का, उस समय मैंने सैंक्शन करके लाया था, लेकिन पैसे भरने का कंडीशन ऐसी थी कि आप घर वालों से पैसे ले मोजनी की। जितने घर के पट्टे अगर आपको होना तो आपके घर के जितनी जगह आपने आरक्षित करके रखे उसके पैसे आपको भरना है। तो किसी की तरफ 2000 आता था, किसी की तरफ 5000 आता था, किसी को 8000 भरना पड़ता था। इतने पैसे वो भरने को तैयार नहीं थे, उस समय वो पेंडिंग रहेगी। अभी हमने बावनकुड़े साहब को बोले पूरे पैसे, भी सीओ को बोले, उधर से लेटर आया, सारे पैसे नगर परिषद ने भरी। तब मेरा कार्यकाल भी खत्म होते होते आ गया था। और वो आज पट्टे उनको गिनती हो गई है, बिल्कुल जैसे हम उतरेंगे पद से उनको पट्टे वाटप होंगे और हर आदमी को उनका हक का घर देने वाला मैं रहूंगा। 100% मैं नगराध्यक्ष बन रहा हूँ, उनको पट्टा मैं वापस करूंगा। मतलब वो आप भी, झोपड़पट्टी नहीं रहेंगी अभी, हाँ, आप भी यही वहाँ बिल्डिंग नारा दे रहे हैं, पुनः यही। राजा राजा भैया वहां बिल्डिंग के खड़ी होंगी, उनकी बिचारों की हक से रहेंगे वो, उनको हम घरकुल देंगे, उनको माड़ा की योजना लाएंगे। वहां पे एक अच्छी माड़ा की कॉलोनी मैं वहां बना के दिखाऊंगा। मैंने माड़ा वाले के साथ मुंबई में मीटिंग लिया हूँ आपके माध्यम से। अरे मैं इतना काम किया, इतना काम किया, किस किस डिपार्टमेंट में नहीं किया। माड़ा वाले को बोला, वही जो बात मैंने बोला, हद वाड़ नहीं है तो जागा द्या ना म्हणे साहेब, जागा 5 एकर जागा द्या म्हणे, आम्ही माळाची छान क्वालिटी करून देतो आणि फार कमी पैशामध्ये आम्ही लोकांना घर देऊ म्हणे। म्हणलं माझ्याकडे जागाच नाही है। आता आली ना उपद, हदवाड़ इसलिए किया आपको, हदवाड़ के जो अच्छे का वो है रिजल्ट आने वाले दिनों में दिखेंगे। अब माड़ा की सुंदर कॉलोनी बनाऊंगा और बहुत कम पैसे में मैं गांव के लोगों को घर दिलवाऊंगा, फ्लैट दिलवाऊंगा। वो झोपड़पट्टी को इतना सुंदर बनाऊंगा, विचार नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने भी विचार करना चाहिए कि वोट किसको देना, कौन उनके लिए मेहनत करेगा। लोग भूलथापा में आ जाते, समझते नहीं काम करने वाला आदमी कौन, विकास करने वाला आदमी कौन, पैसे लाने वाला आदमी कौन, देने वाला आदमी कौन। देने वाला ऊपर बैठा ना, मेरा देवेंद्र जी बैठे हैं ना, हाँ, हमारे मोदी साहब बैठे हैं ना, वो देंगे तो वो विकास कर पाएंगे। इनके पास कौन है, ना मोदी जी है ना देवेंद्र जी, कोई नहीं है। इसका मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप नहीं बने तो मोदी जी और देवेंद्र जी इन्हें कुछ फंडिंग नहीं करेंगे? वो लिमिटेशन रहता है, मांगने वाला कौन है। सरकारें चल रही है आप देश के अंदर में, समझ लो आप, मांगने वाले की ताकत कितनी है, मांगने वाले का उद्देश्य क्या है, मांगने वाला किस तरीके से मांगता है, कौन सा प्रोजेक्ट बना के लाता है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या है इसके दिमाग में। मोदी जी सबको देते, देवेंद्र जी देते भी है, लेकिन मांगने वाले की पद्धत भी तो रहनी चाहिए। बस आप ये बोल रहे कि आप 100% नगराध्यक्ष बन रहे, मतलब आप भी एक तरह से नारा दे रहे की मी पुन्हा येईन. नाही, मी पुन्हा येईन म्हणजे असं नाही, मी जे आता परिस्थिती पाहत आहो, मी जे कामं केलं, माझा कॉन्फिडन्स आहे की मी जे कामं केलं त्याची पावती मला लोक देतील। ओव्हर कॉन्फिडेंस नहीं है साहब। आज आपको प्रचार करते हुए मैं हर घर घर जा रहा हूँ। आप जितने मेरे पे आरोप लगा रहे हैं ना, मैं वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर देख रहा हूँ उन गरीबों के। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, खुद का थोड़ा तो लगाए और बढ़िया बिल्डिंगों में रह रहे। आज 900 कुछ घर कम होते क्या साहब, या एक घर बनाने में लोगों के बेचारे के आज बिल्डिंग के कंक्रीट के घर बन गए, उनके रास्ते बन गए बहुत सारे। अब उनको समझना चाहिए, पढ़ी लिखी भी जनता तुम सर में है। मैं मेरे कामों के बदौलत आपको बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस से कि मेरे साथ तुमसर की जनता इनजस्टिस नहीं करेंगी, मुझे बरोबर मुंह देंगी। अपप्रचार कितने भी कर लीजिए, मेरी बुराई कितना भी निकाल ली, अरे क्या बुराई लाऊंगे, मेरे को कोई भी शौक नहीं है। न मैं दारू पीता हूँ, न खर्रा खाता हूँ, न तंबाकू खाता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, न कहीं जाके बैठता हूँ। आरोप तो यही है कि हमारे पांठेले पे आता ही नहीं। अरे जब मैं खर्रा खाता नहीं तो पांठेले पे जाऊँ कैसे, मैं दारू पीता नहीं तो बियर बार में बैठू कैसे। अब सारा उपादेश है। अब आदमी ने अच्छा रहना, लोगों की सेवा करना, अपने, अब मेरे को जो शौक नहीं है उसका पैसा मैं बेचारा गरीब बच्चों को पढ़ाने में खर्च करता हूँ तो गलत करता हूँ। अरे बाबा मी साधा माणूस आहो,
मला हे धंदे सगळे नाही जमत. 2 वेळेचं अन्न खायला वरण भात भाजी पोळी झालं, अजून काय पाहिजे? 20 वर्ष अरे मला 2 वेळचा अन्नही बरोबर भेटत नव्हतं हो साहेब. त्या परिस्थितीतून मी आलेलो आहोत. मी काय अहंकार करून घेईन? लोकं म्हणतात गाडीवर फिरते. अरे बाबा गाडीवर आता मला सांगा साहेब, मला नागपूरला जायचं आहे. तुम्ही माझ्या घरून पैदल निघू का तुमसरच्या सीमापर्यंत? यांची नगर परिषदेची कामं करायला भंडारा कलेक्टर ऑफिसला जाय, तर पैदल जाऊ. आता गाडी घेतलो बाबा, गाडी आता बँक लोनवरच आहे. ते पुरावे तुम्हाला उद्या देतो मी. अब गाड़ी है तो साहब गाड़ी में बैठ के जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? सर आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि 100% आप नगराध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन खबर ऐसी चली कि आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने बगावत की है या फिर आपके ही कुछ कार्यकर्ता जो पार्टी में बने हुए लेकिन वो आपके विरोध में काम कर रहे हैं। क्या आप ये बात की पुष्टि करते हैं? भैया जो भी बगावत करता है, खड़ा होता है ना, अपने अपने आप को आईने में उतर के देख लेना चाहिए कि मैंने कोणते सामाजिक काम किया, मैंने कितने लोगों की मदद किया, मैंने कोणता ऐसा कर लिया काम। तो पब्लिक जात करके जात को भी बदनाम करना, सारे जात वाले कोई ऐसे एक तरफ नहीं हो जाते, फालतू उनको पचड़े में लाना। हाँ, ये इस तरीके से कोई नगराध्यक्ष बनता है क्या? इस तरीके से कोई राजकारण करता है क्या साहब? समाज के लिए काम करना बहुत कठिन है राजा भैया, बहुत गाली खाना पड़ता है। आप जितना अच्छा पढ़ाते हो ना, आपके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप होते बहुत। मेरे पास आए थे लोग आपके खिलाफ भी बहुत, लेकिन मुझे मालूम था कि राजा भैया कितने अच्छे से पढ़ाते और कितना रिजल्ट उन्होंने आज तक दिए। मैं आपके पास आया क्या आपको बोलने के लिए? तो कैसा होता है, ये सब बातें आदमी ने समझ लेना चाहिए। पब्लिक समझती है कि वो आदमी कितना कर रहा है, क्या कर रहा है करके। राजकारण करने के लिए कुछ भी करना, 17 पार्टियां बदलना, कभी यहाँ रहना, कभी वहां रहना। आप मेरे को महत्वाकांक्षी बोलते हो, मैं तो अपनी पार्टी में हूँ, टिकट दी इसलिए लड़ रहा हूँ, नहीं देती तो भी पार्टी के साथ में रहता, उनका काम करता। लेकिन तुमको नहीं मिली तो तुम महत्वाकांक्षी नहीं हो, इधर के उधर तुम बनने के लिए जा रहे हो। विचारधारा कहाँ गई? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है क्या? नहीं है, मुझे तो नहीं है। मैं आपको बता रहा दावे के साथ, मैं भारतीय जनता पार्टी करते कार्यकर्ता हूँ और जिंदगी भर रहूंगा, क्योंकि उसकी विचारधारा गरीब गुंडों का काम करने की है, न कि पद लेने की है। लेकिन काम करना लोगों का, तो साहब पद भी मिलना चाहिए और उसके ऊपर डिमांड करना चाहिए, न कि हक जताना चाहिए कि छीन के लाना चाहिए। नहीं, अरे काम करते रहो तो पक्ष तुम्हारा सम्मान करता ही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एकाधिकार पार्टी नहीं है, किसी एक घर की पार्टी नहीं है। मोदी जी तो कहाँ से आए, कहाँ बन गए? देवेंद्र जी भी सामान्य घर के थे। सब सामान्य आमदार और आज मंत्री जो बने हुए हैं ना, सब सामान्य घर के हैं। इतने उदाहरण है, कितने उदाहरण है। तो फिर यहाँ कहाँ बात आती है? और सर जो खबर चल रही है कि आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, इससे आपको कितना नुकसान हो सकता है ये चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तुमसर की जनता के ऊपर विश्वास है राजा भैया। पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है, कार्यकर्ता इतना ज्यादा है पार्टी में। मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि टिकट मांगने वाले इतने ज्यादा थे हमारे पार्टी की तरफ कि एक प्रभाग में बाकी पार्टियों को खड़ा करने के लिए आदमी नहीं मिले, और मेरे को एक टिकट मांगने के लिए एक जगह पे 4-4 लोग थे, 5-5 लोग थे। कैसे समाधान करूंगी? और हर कार्यकर्ता को लगता है कि मैं उसमें कैपेबल हूँ, मेरे में क्षमता है, रहती भी है। लेकिन जब 4 लोग टिकट मांगते हैं तो चारों में से सबका वो करना पड़ता है। सर आप बोल रहे कि सुनो तो उसमें से एक को मिलती है, 3 नाराज हो जाते हैं। ऐसे कुछ नाराज रहते, चलते रहते, लेकिन वो पार्टी के विरुद्ध में काम नहीं करते, वो मेरे साथ में शायद। आप बोल रहे कि आपके पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बहुत सारे दावेदार थे टिकट के, लेकिन हमारे पॉडकास्ट में श्री योगेश रंगवानी जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक ऐसा कैंडिडेट लिया जिन्हें वो ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर चुके थे कि वो तुतारी के तरफ से लड़ेंगे और उन्हें लास्ट मिनट पे बीजेपी ने अपने पार्टी में लिया है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई कैंडिडेट हमने लिए है। हमारे पास मांगने वाले, मैंने बताया आपको, उन्होंने सीधा नाम लिया हमारे पॉडकास्ट में श्री चढ़े जी सर का, ये कैसा होता है कि उन्हें तुतारी की तरफ से लगभग टिकट फाइनल हो गई थी और बीजेपी ने वो कैंडिडेट अपने तरफ ले लिया। आपको मालूम होगा तुतारी में वो है पार्टी में। मुझे तो नहीं लगता कि तुतारी में क्या होता है और तुतारी में क्या हो गए थे।
हमारे पास कैंडिडेट टिकट मांगने के लिए आ रहा था, बहुत दिनों से लगा हुआ था। हमारे पास ऑलरेडी लोग थे, तो हमने मना करके रखे थे। उन्होंने एप्लीकेशन किए थे, बोले थे, मेरे को भी आके मिले थे। जब पार्टी को दिखा कि तुल्य बड़ कैंडिडेट दूसरा नहीं है लड़ने के लिए, और भी लोग थे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमारी क्षमता नहीं है, हम इस वक्त नहीं लड़ते, अगली बार लड़ेंगे। तो चरटी जी का नाम आया वहां पे, कोई कार्यकर्ता नहीं खिलाया, तो चरटी जी को टिकट दी गई, उसमें क्या गलत है? सर ये भी कहा गया कि कई नेता बाहर से लाए गए और उन्हें टिकट दी गई, और जो लॉयल कार्यकर्ता थे, जो पहले से कार्यकर्ता थे, उनकी टिकट सरासर काटी झूठ गई। बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बाहर से लाके किसी को टिकट दी नहीं, पार्टी में जो है उन्हीं को टिकट दिया गया। और कहीं अगर थोड़ा बहुत ये होता है तो वो पार्टी भी सोचती है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। सभागृह में अगर मैं अकेला चले जाऊँ और पीछे सेना ही नहीं रहे तो फिर काम नहीं होता। या अगर सेना चली जाए 2 4 5 10 चुन के, और अगर उसका मुखिया नहीं रहे तो भी काम नहीं होता। माजी आमदार श्री चरण वाघमारे जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी में सारे क्रिमिनल आते जा रहे हैं। तो ये जो पार्टी में आए थे तो दूसरे पार्टी से जाए थे तब क्या बोला जाएगा? नहीं, इसका उत्तर नहीं दूंगा मैं। बीजेपी में कोई क्रिमिनल नहीं आते, बीजेपी में अच्छे ही लोग आते। वो भी आए थे तो अच्छे ही थे, लेकिन कैसा होता है कि यहाँ पर अच्छे लिए पार्टी में पद मिला, 5 साल हो गए भी, सम्मान भी मिला, अब जाने के बाद में फिर कैसा कर रहा है, आरोप लगा रहा है। ये कोई नीतिमत्ता है? हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। हाँ, आपको नहीं पटी पार्टी छोड़ के गए, लेकिन पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल आता है और जाता है। भारतीय जनता पार्टी सब अच्छे लोग आते हैं, विचारों पे जो चलना चाहता है कोई आदमी आता है। अगर कोई ऐसा जिसके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप हो और आगे पार्टी के अंदर में, तो वो भी यहाँ पे धुल जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। उसको भी पार्टी बरोबर साफ सुथरा बना देती है, लेकिन इसलिए उसके विचारों से काम नहीं करती। वॉशिंग मशीन बोला जा रहा है। हाँ, जो भी हो, म्हणजे वो आ गया तो उसके विचार लेके पार्टी में काम नहीं कर सकता। पार्टी की जो आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, कोई भी आदमी कहीं से भी आ जाए पार्टी में, राजकारण में पार्टियां बदलते रहते लोग, वो आए तो विचारधारा से ही चलना पड़ता है। नहीं तो आप शांत बैठो, नहीं तो आप बाहर का रास्ता, ऐसा है राजा भैया। सर अगर आपको ये नगराध्यक्ष के चुनाव में अगर आपकी जीत हो जाती है, तो आप आने वाले 5 साल में तुम सर के लिए क्या करेंगे? बहुत कुछ है मेरे दिमाग में। मेरा संकल्प पत्र मैंने कल ही बावनकुड़े साहब, आदरणीय परिणय जी फुकी साहब, सुनील जी मेंढे जो कल सभा में आए थे, उनके माध्यम से मैंने उसका विमोचन करवाया। सोमसर को स्मार्ट सिटी बनाना, एजुकेशन फील्ड में काम करना, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज लाने का मेरा मानस है। एजुकेशन में आज नगर परिषद में सिर्फ 12th तक के अपन पढ़ा सकते हैं, वो भी नेहरू स्कूल। कितने टॉप की आपको मालूम है, लेकिन उसकी हालत क्या थी? हम वो काम, मैंने बोला ना, काम गिनाने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। आज उसकी अच्छी डबल मंजिल बिल्डिंग बना दिया मैंने वो परिसर में। वो बहुत बच्चे मेरे पास रिक्वेस्ट करते थे, 100 साल हो गए थे नगर परिषद नेहरू स्कूल, 100 साल तक किसी के ध्यान नहीं गया। सामने वाले के परिवार में कितने नगराध्यक्ष शो के गए, क्यों नहीं बनाए? क्यों प्रतिपड़ रहे बनाए भी? अरे हालत खराब थी वहां की, डबल मंजिल इमारत बना दी आज। सारे वहां पे प्रयोगशाला से लेके ये सब है, तो सब बने ना, बढ़िया बने ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अपन सब विकास करने की मानसिकता अपने दिल में है तो सब काम हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं रहता कि वो उसको नेहरू स्कूल में, मेरे को अभी उसमें हायर एजुकेशन में जाना है, म्हणजे उसमें मुझे साइंस लाना है, मुझे ग्रेजुएशन की वो बढ़ोतरी करना है उसमें। 12th के बाद मतलब वहाँ बच्चा पढ़ने जाए तो सीधा ग्रेजुएट बन के बाहर निकले, ऐसी व्यवस्था। आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, आने वाले दिनों में मैं वहाँ लाना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आरोग्य विभाग में बहुत सारे कामों मुझे करना है। शैक्षणिक विभाग हो गया, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए छोटे-छोटे उद्योग लाने की मेरी बात है। और बचत गट के बारे में, बचत गट के मेला भी मैंने कितने लगाया था। कलेक्टर साहब सुभाष जी दिवसे को मैंने लाया था, उनको बैंकों को लाके खड़ा कर देता उनके पास, आप इनसे फाइनेंस लो, ये देने के लिए तैयार है। किसने किया था इसके पहले? पूछो बचत गट वाले से, इंटरव्यू लो। उनका मैंने 3 दिन का मैंने उनके जो काम करते कुटीर उद्योग, उसका सुद्धा प्रदर्शनी लगाया था, बहुत खुश हो गए थे वो। लेकिन साहब फिर कोरोना आ गया, समय कम मिला मेरे को। मैं 2.5 साल 3 साल में कितना कर लूंगा? इतना तो किया, किताब निकाल दिया। और आने वाले दिनों में ये सुंदर तुमसर बनाने का सारे रास्ते से लेके सब, अब मैंने बोला कि मैंने पानी पुरवठा योजना का
मैंने कोई लोकार्पण नहीं किया, जल पूजन किया था। आने वाले सीट पे बैठने भगवान की कृपा से, आपके और पब्लिक के आशीर्वाद से अगर मैं नगराध्यक्ष बनता हूँ, तो पूरे रास्ते वगैरह अच्छे 3 महीने के अंदर ही अच्छे हो जाएंगे। पूरी प्लानिंग है मेरे पास। अभी तो आपने बोला कि रास्ते आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है। रास्ते सिर्फ मेन रोड बोला मैंने आपको, आप मेन रोड की बात किए थे, स्टेट हाईवे बोला। मेरे शब्दों को पकड़ो मत, आप जो भी बोलेंगे वो सब उत्तर है। इंटरनली जो रास्ते आज पाइपलाइन के लिए खोले डाले, 130 किलोमीटर पाइपलाइन के लिए कितने रास्ते तोड़े होंगे, लेकिन उन्होंने बनाए नहीं, वो सब हम सुधार के देंगे। पाइप मैंने डीपीआर इतना अच्छा बनाया हो कि आपको नल भी लगा के देंगे उन लोग, पाइप भी लगा के देंगे, टेस्टिंग भी करके देंगे। लेकिन ये कैसा है, प्रशासक 4 साल रहा, इसलिए वो उनके घर तक के सिर्फ पाइप छोड़ के रखे, कई घरों तक पानी आता है लेकिन पाइप छोड़ के रखे। तो वो सब सारी व्यवस्था मैं करने वाला हूँ, कर दूंगा बिल्कुल। सर, और प्रशासक से ये ध्यान में आया है कि आपकी सीईओ से बहुत अनबन होती रहती है। काम नहीं करेगा तो अनबन तो होंगी ना, अपना तो सीधा सवाल ही रहता है। तो आने वाले 5 साल भी हम वही अनबन देखते रहे। अनबन देखेंगे, जो सीईओ बरोबर लाइन पे नहीं चलता था, मेरी कोर्ट में केस चालू है। किसने डाला आज तक के कोर्ट में केस सीईओ के ऊपर? मैंने डाला हूँ, चालू है हाई कोर्ट में केस, और मैं जीतूंगा, आपको बता रहा हूँ। झूठे आरोप मेरे पे लगाए थे उन्होंने, और झूठे आरोप के खिलाफ मैंने कंप्लेंट करके उनके ऊपर केस डाला हूँ। उन लोग मैनेज करते होंगे इसलिए डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चालू है। लेकिन ये प्रदीप परोड़े न झूठा है, न कुछ गबन किया, न 5 साल कोई भ्रष्टाचार मैंने बिल्कुल होने भी नहीं दिया और किया भी नहीं। इनके पास कोई पुरावा नहीं, पुरावा होगा तो लाओ बोलना इनको, ये तो मेरे पास पुरावे है, कदगत लेके बैठा हूँ मैं। सर, तो दिखाते क्यों नहीं है? दिखाऊंगा ना वक्त आने पे, दिखाऊंगा, पूरे पुरावे है मेरे पास, दिखाऊंगा वक्त आने पे। सर, ये वक्त आएगा कब? हाँ, 9 साल तो हो गए, 5 साल आप नगराध्यक्ष रहे, 4 साल चुनाव नहीं हुए। भैया मेरी एक आदत है, बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप, किसी के पीछे पड़ना, गलत बोलना, ये करना, ये धंधे में करता नहीं। मेरा स्वभाव आप कितना जानते हो, लोग शायद मैं इसीलिए लोग मुझे शांति से रहना भी गलत है इस दुनिया में अंदर। लोगों के उखाड़ पछाड़ करना, उनके पीछे तुतारी लेके रहना, ये धंधे मेरे को जमते नहीं। उतना समय कौन मेरे से करेगा? हाँ, कोई मेरे अगर आंख पे आता है तो फिर मैं छोड़ता नहीं। अगर मैं गलत हूं तो ठीक है, कहीं अगर गलती से काम करते समय काम करने वाली गलती होगी तो ठीक है, लेकिन गलती नहीं है और कोई झूठा आरोप किया तो छोड़ता नहीं। तो ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। कौन किसी के पीछे पड़ के समय बर्बाद करेगा, पैसा खर्च करेगा, दिमाग को टेंशन देगा, मानसिकता खराब करेगा। इसलिए वो मैं जो पूरा ही बोला ना, वो सब लाना, फिर मैं बोलूँ, वो बोले, ये बोले, ये सब धंधे होते रहते। लेकिन कोई आंख पे आ जाएगा, मैंने बोला ना, कोई आंख पे आ जाएगा उस दिन दिखा दूंगा बोला। सर, और क्या आपके विचार है तुमसर को डेवलप करने के लिए? नहीं, बहुत प्लानिंग है सर। मेरा मैनिफेस्टो अगर आपके घर तक आएगा तो आप पढ़ लेना, क्योंकि उतना समय वो भी नहीं है कि 1-2 बातें हैं कि मैं आपको बता दूं। सारी फील्ड का मेरे पास दिमाग में फिट है। सही में आने वाले दिनों में या उद्योग धंधे भी लगेंगे, एजुकेशन में भी भरूंगा, व्यापार भी बढ़ेगा। हमारे व्यापारी लोगों को तुम सर का एक हाथ व्यापारी खड़ा कर दो कि प्रदीप पुरोडे ने उनको तंग किया करके, एक हाथ फुटपाथ का आदमी खड़ा कर दो की आम्हाला यांनी उद्ध्वस्त केलं, की आमच्याकडून 2 पैसे मागितले, धंधे नहीं किया। गरीबी मैं जानता हूँ, लोगों को तकलीफ देने का काम 5 साल नहीं किया। हाँ, उनका पुनर्वसन करने का काम आने वाले दिनों में करूंगा, टप्पे-टप्पे में, जैसा-जैसा मेरे को, क्योंकि मशीन तो नहीं है ना, काम तो करना पड़ता है। व्यवस्था करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए समय लगता है। 100% करूंगा। पिछले वक्त मुझे 5 साल का समय दी तुम सर की जनता ने। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ और 5 साल का समय देखो मुझे, कि मेरे में क्या क्वालिटी है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, क्षमता है, या घूम के देख लिए। आज आंबेडकर वार्ड की एक लड़की का स्टेटमेंट था साहब, की आज आम्ही इथे ट्युशन शिकायला येतो आणि रात्री 9-9 वाजेपर्यंत आम्ही घरी जातो, आम्हाला काहीच त्रास होत नाही, म्हणजे हमको कुछ भी बुरा नहीं लगता, मतलब तकलीफ नहीं होती। इतना अच्छा एरिया बन गया है वो, इतना अच्छा परिसर बन गया है। क्यों हो गया ऐसा? आज अपना माता वार्ड का एरिया वो बहुत सुंदर हो गया। वहां भी एक मैंने वो वाचनालय खोल दिया हो, वहां पे हॉल बना दिया हो, मैंने हॉल भी बना दिया हो कि गरीब लोग कम से कम उसमें कार्यक्रम करें अपने छोटे मोटे, हजारों रुपए खर्च न करने के लिए बाहर जाए, उनके चेहरे में बना दिया हूं मैंने। और भी बहुत सी तैयारी है, सैंक्शन हुए है, कर रहे हो रहे। अच्छा बिल्कुल सांस्कृतिक भवन बनाने की मेरी इच्छा है। यहाँ पे है क्या एक हाथ
इन्होंने बनाया क्या? कभी सोचे क्या इन्होंने? हमारे बच्चों में इतने गुण है तो एक आध अच्छा ऑडिटोरियम में अच्छा हॉल बन जाए जिसमें वो अपना प्रदर्शन कर सके, है नहीं है? वो बनाने की मेरी इच्छा है। ओपन स्पेस भी मैंने ढूंढ के रखा था, मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार है उस समय, लेकिन कोरोना काल का समय और मेरा कार्यकाल 5 साल के ऊपर मैं बढ़ा नहीं सकता था, इसलिए सब दिमाग पे फिट है। अब आऊंगा तो सब अच्छा करूंगा, बहुत करूंगा। लेकिन देश में आपकी सत्ता थी, राज्य में आपकी सत्ता थी, तो कहीं ना कहीं उतना तो पावर आप लोग होल्ड करते हो कि बिना सत्ता के भी आप कर सके कुछ काम। नहीं, वो कैसे अभी प्रशासक था ना, तो प्रशासक के इसमें उन्हीं की चलती थी, उन्हीं की करते थे, फिर भी प्रशासक राज में जितने काम हुए उसने बहुत से काम मेरे सुझाव ठहराव लिए हुए थे, वही मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन किए उन्होंने। आप मुझे बोल रहे थे कि आप रोड क्यों नहीं करते, आप आमदार साहब को एक सवाल क्यों नहीं करते हो? वो तो आमदार है ना, वो रास्ता किसके अंडर में आता है? स्टेट हाईवे। फिर कभी एखाद बार इंटरव्यू आमदार साहेब की लो ना, की आमदार साहेब भंडाऱ्यावरून तुम्ही कसे येता इकडे? हा खट्टाळ 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 सत्तेमध्ये आहे ना, सरकार आहे तुमची, उपमुख्यमंत्री आहे, सर सपोर्ट तो बस आपने ही दिया है, हाँ? सपोर्ट तो आपकी पार्टी ने ही सपोर्ट दिया है। दिए लेकिन पद पे वो है ना, तो जिम्मेदारी लेते हैं तो वैसा काम भी करना पड़ता है, लेकिन नहीं होता ना काम। अब उनकी पार्टी में क्या चल रहा है मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा है। काम करने वालों की क्षमता पब्लिक जानती है, समझती है कि कौन काम कर सकता है। मैं इंजीनियर एसोसिएशन का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ साहब। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बेरोजगार अभियंताओं को स्टैंड करने वाला ये बंदा है, लड़ झगड़ के। आज उनको 1.5 करोड़, आप अगर डिप्लोमा या डिग्री करके आओ सिविल की, तो गवर्नमेंट से 1.5 करोड़ का रजिस्ट्रेशन मिलता है। आप टेंडर भर सकते हो। तो थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना मेरे को, कहीं पर भी वो बेचारा खाली नहीं रहता, उसके दो आपको काम मिलता है। ये विजन लेके चलने वाला मैं आदमी हूँ। ये बहुत स्ट्रगल से करवाया, महाराष्ट्र के पूरे अभियंते जानते हैं। महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ मैं इंजीनियर एसोसिएशन का। बहुत विजन है, बहुत कल्पना है, लेकिन ये सब तभी कार्यान्वित हो सकती है अगर आप कोई पद पे जाओ तो, नहीं तो ये आपके घर में, आपके दिमाग में रह जाएंगे। आपने भी शायद इंजीनियरिंग की हो, लेकिन आप ट्यूशन पढ़ाते हो क्योंकि ये आपकी हॉबी थी, बच्चे को तैयार करना। कितने साल हो गए आप चालू किए हो, लेकिन आपके आपके बनाए हुए बच्चे आज इंजीनियर और डॉक्टर और अच्छे अच्छे पदों पे चले गए होंगे, वो आपको अच्छा बोल देंगे। 12th क्लास एक बेस रहता है, इसमें अगर अच्छा आपने उसको डेवलप कर लिया किसी बच्चों को। मैंने 14 साल ट्यूशन क्लासेस क्यों चलाया? क्योंकि मैं भी ट्यूशन पढ़ने जाता था, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे साहब, फीस भरने के लिए पैसे नहीं रहते थे। 300 रुपये भेजते थे मेरे भैया, 300 रुपये में रहना भी और खाना भी करता था मैं साकोली में, कभी शिकायत नहीं किया। बहुत नजदीक से गरीबी दिखाओ, लोग कुछ भी बोलते हैं। आज के युवा लोग मेरे को आज का प्रदीप प्रोड़ देखते हैं। मैंने आज भी इंटरव्यू दिया एक जगह प्रेस में, तो बोला आज का प्रदीप प्रोड़ मत देखो, मेरे बैग में जाओ। मैं कई घरों में जा रहा हूँ जिनके साइकिल के पंचर मैंने सुधारा हूँ। उनकी साइकिल में हवा भरता था, 10 पैसे मिलते थे साहब उस समय। एक एक टायर में हवा भरने के 10 पैसे, आज कीमत है 1 रुपये की भी कीमत नहीं। 10-10 पैसे जमा करणारा आणि जिंदगी काटणारा हा माणूस हूं। आप जो व्हाइट चावल खाते हो ना, वो मेरे को तो मिलता ही नहीं था। जिस दिन हमको वरण भात भाजी पूड़ी मिल गई, उस दिन हमारी दिवाली रहती थी। ये दिन देखा हूं मैंने। ये सत्य है, सत्य, इसको झूठला नहीं सकता मैं, और आप भी झूठला नहीं सकते। ये दिन भोगा हूं मैंने, इसलिए परिवार को साथ में लेके चलता हूँ। मेरे बच्चों को पढ़ा मैंने, इन गरीब बच्चों को इसलिए पढ़ाता हूँ, ये एक घर का एक बच्चा पढ़ जाए। जैसे मैं मेरे घर में पढ़ा तो इंजीनियर हुआ, तो मेरा घर अच्छा हुआ, मेरी आने वाली पीढ़ी अच्छी हो गई। और इन गरीब परिवारों की परिवार अच्छा करना चाहता हूं मैं, पीढ़ी अच्छा करना चाहता हूँ, समाज अच्छा करना चाहता हूँ। पोंगों में पूछ के समाज अच्छा नहीं होता राजा भैया। बहुत से बच्चे ऐसे आज भी जिनके पिता नहीं है, माँ मजदूरी करती है, कौन पढ़ाएगा उनको, कौन फीस भरेगा? अगर आज मैं उनकी इंटरव्यू देने आपके पास ला लूं ना, कई बच्चे हैं, दिल दहलता है ऐसा। जो बच्चा गरीब परिवार से आके पढ़ता लिखता है ना साहब, तब उसका परिवार अच्छा होता है, तब समाज दुरुस्त होता है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय म्हटलं, काहून म्हटलंय? शिका संघर्ष करा, असंच म्हटलंय म्हणून।
सीखा, संघर्ष करा आणि संगठित हुआ। पढ़ने में बहुत कुछ है साहब, इसलिए जितने भी स्कूल है आप कल वीडियो लेके जाओ। KG1 KG2 क्यों चालू किया मैंने? वो पट संख्या कितनी थी? 8, 10, 15। तो बागळकर स्कूल की हालत, म्हणे साहेब आम्ही आमच्या पोरांना इथे पाठवणारच नाही। काहून? हे केव्हा इथून कवल आमच्या पोराच्या अंगावर पडेल माहित नाही। फिर तब क्यों नहीं सुधारा अभिषेक कार्यवाही ने? तब नहीं दिखी बागड़कर स्कूल। आज जाके देखो बड़ा वहां पे, तो वीडियो भेजता हूँ मैं कल आपको, दिखाओ पब्लिक को आप। अरे KG1 KG स्कूल, KG1 मैंने इसलिए, मेरा विजन था कि इंग्लिश स्कूल अगर मैं यहाँ चालू कर दूं तो KG1 KG2 होने के बाद में ये बच्चा मेरे नगर परिषद के स्कूल में पहले क्लास में जाएगा, और वो सफल रहा। मैं 4 स्कूल में चालू किया, उन टीचरों को पगार नगर परिषद से हालत दी थी तो मैंने दिया। ये भी बता रहा दावे के साथ, मेरे नगर सेवकों ने मुझे मदद किए, उनके बस्ते लेने के, उनके ड्रेस लेने के। कौन से नगर परिषद के स्कूल में इंग्लिश स्कूल KG1 KG2 है? क्यों चालू किया? आज उनकी पट संख्या देखो, कितने सुंदर स्कूल हो गए। कोई वहां से बाहर जाता नहीं, पढ़ता है वहां पे। इसका मतलब क्या है? क्या समाज तुम दिखाना चाहते हो लोगों को? समाज घड़ाने के लिए बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, अच्छा शिक्षण देना पड़ेगा, तब कहीं जाके अपने पैरों पे खड़ा होगा, तब कहीं वो परिवार की दरिद्री, गरीबी दूर होंगी। जैसे मैंने मेरे परिवार की 3 भाइयों में मैं एक पढ़ा। मेरे भाई ने भी फुटपाथ पे बहुत काम किया, रात के 10:30 11 बजे तक के साइकिल सुधारते थे। कई परिवार है जो आज मैं मिलने जाता हूं तो दिखते, मैं उनको बोलता हूँ, उनको लगता है कि ये बड़ा हो गया। हो साहेब म्हटलं, तुमच्या गाडीचे पंक्चर दुरुस्त केलं ना मी? हो म्हणे प्रदीप भाऊ। मग पंक्चर दुरुस्त किया मैं, 10:30 बजे तक काम करता था। लोग, मार्केट के लोग देखते रहे आज भी, वो गए नहीं। मेरी उम्र 55 साल की है, कोई 70 साल का है, 80 साल का है, 60 साल का है। मेरे बराबर के दोस्त थे, वो काम करते हुए देखे उन्होंने मेरे को। मैं क्या किसी का बुरा करूं? इसलिए मैं किसी के बाटे जाता नहीं, किसी का बुरा सोचता नहीं, बुरा करता नहीं, और आंग में लाता नहीं। नहीं तो भगवान की दया से इतना तो पैसे कमा सकता हूँ कि बिल्कुल बढ़िया बंगला बनाया रहता, माड़ माड़ी बनाया रहता। अपने परिवार में जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो काय का भाई, काय का बन, लेकिन मैंने मेरे भतीजों को पढ़ाया। मेरा बेटा आज इंजीनियर हो गया, मेरी बेटी MBA हो गई, मेरे भाई का बेटा इंजीनियर हो गया, मेरे भाई की बेटी एक MSc हो गई, टीचर हो गई, मेरे भाई की दूसरी बेटी आज MBA हो गई। क्या है ये? क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि मैं पढ़ा, और उनको पढ़ाने के लायक मैंने पैसा जमा किया मेहनत से, इसलिए पढ़ा सक रहा हूँ, इसलिए मेरा वसूल है। इसलिए मैंने गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस बोली थी कि कम से कम ये बोला आज नहीं जानेंगे, लेकिन कल इनको मेरा महत्व समझेगा। और मेरे पर आरोप करना बहुत आसान है। माजी आमदार हो गए, सब लोग हो गए, कितने बच्चों को पढ़ा है? मेरा आरोप है कितने इन्होंने अपने परिवार के लोगों को मजबूत किए। अरे ढिंडोरा पिटते हो, ये पार्टी से वो पार्टी में समाज भरने की बात करते हो, जाति का राजकारण करते हो। आरोप है मेरा, कुछ नहीं किया इन्होंने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। बहुत लगता है ताकत करने के लिए जिगर होना, अपना पैसा लोगों पे खर्च करने के लिए जिगर लगता है राजा भैया, ये हर किसी में नहीं। समाज सेवा करने के लिए जिगर होना, ये ढिंडोरा पीटते लोग समाज सेवा करते, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, गरीबी दूर कर देंगे, आसान काम नहीं है। मैं कोई मेरी बढ़ोतरी कर नहीं रहा हूं। मेरा संदेश भी है लोगों को कि जितना कमाते हो उसमें से कुछ तो पैसा समाज के ऊपर खर्चा करो, गरीब लोगों पे खर्चा करो, मजदूरों की मदद करो। कई ऐसे लोग हैं जिनकी बोलने के बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे को इसका फायदा नहीं लेना है इलेक्शन के अंदर में। ये मेरा दिल की आवाज बोल रहा हूं आपको। वो दवाखाने की फीस भरने के लिए लोगों को नहीं रहते, आज हमारे मोदी जी ने 5 लाख तक की फ्री कर दिया, वो देके कार्ड देके। फिर भी ऐसे कई लोग आते हो दरवाजे पे। अरे एक हाथ तो आदमी बोल दे कि प्रदीप पटौड़े के दरवाजे पे गया और वो बंद दिखा, उसको मैंने मदद मांगा और दिया नहीं। छापे का पत्रकार, सभी की इज्जत करता हूं मैं। मेरे घर में आया हुआ आदमी, हाँ उसको टटोलता जरूर हूं कि अगर इसकी फीस किसी के हाथ में नकदी देता नहीं, ये भी बता रहा हूं आपको। आपके स्टूडेंट बच्चा पढ़ाऊंगा तो बरोबर आपको फोन करके बोलूंगा इसकी फीस जमा करो, अगर वो मेरे को फ्रॉड दिखा तो।
डायरेक्ट भरता हूँ मैं फीस। लेकिन बताऊंगा लोगों को तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जैसे थोड़ी देर पहले आपने बोले, पद होना, पद की लालसा है, राजकारण करना है, इसीलिए ये इसकी फीस भर रहा है और फोटो खींच के टांग रहा है। किसकी फोटो खींचा मैंने? उनके गरीब बच्चों की फोटो खींच के मैंने वो किया। क्लास 2 ऑफिसर बना हुआ है मेरा एक लड़का अभी, बहुत होशियार था, नाम नहीं बताता, अच्छा नहीं लगता मुझे। बहुत है ऐसे, क्लास गवर्नमेंट में एग्जाम क्रैक किया उसने, बहुत है उदाहरण मेरे पास। दुनिया मुझे जो समझे वो समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा। मैंने मेरे परिवार को ही बोल के रखा, मैं मेरी बीवी और बच्चे से बहुत वो होता है, पापा क्या है ये, कितना पैसा लुटाओगे? जो मैंने वो दिया था ना इंटरव्यू, उसके पीछे का भी फैमिली का वो था, किती पैसे लुटवाल अजून, स्वतःचा तो विचार करा। ये मेरी बीवी ने बोली थी मेरे को, तब मुझे भी लगा था घर नाही बनला अजून, केव्हा बनवाल? बोले ठीक है राजकारण सोडून देऊ आपण, सोडा म्हणे। इसलिए मैंने इमोशनल होके वो लिया था। कर्जा है, तुम बोलो तो अगर तुम छापते होंगे तो हर बैंक का डिटेल मेरे पास में है। वो अगर झूठ बोलता हूँगा, आज भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मेरे दोस्त भाई ये वो मदद कर रहे हैं, उसी के आधार पे लड़ रहा हूँ, और पार्टी जो मदद करेगी करेगी। हर बैंक के स्टेटमेंट है मेरे पास, कौन से बैंक का कितना लिया हुआ है। झूठ नहीं बोलता प्रश्न, बैंक देती तो तभी है जब आपके पास है ना, कैपेसिटी होगी तो देती ना। तो मेहनत किया इतने साल से कर रहा हूँ ना, पर नहीं ऐसा नहीं है। जो बोला मैंने, मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ बस, झूठा नहीं है, लफड़ेबाजी करता नहीं, कोई आरोप मेरे पे नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। और ये उल जुरुल ये सब धंधे नहीं जमते, झूठा परोसना, झूठा बताना, लोगों को बहलाना, वोट लेना। मैं राजकारण में इसीलिए आया हूँ कि समाज का कुछ भला कर सकूं। बहुत लगता है साहब, मैंने बोला ना आपको कि सामाजिक ये परिवर्तन लाने के लिए बहुत ताकत लगती है, और सरकार जब तक साथ में नहीं रहे, आपके पास पद नहीं रहे, तो आप भला नहीं कर सकते। या 2 और 3 बार आमदार हो गए, लेकिन क्या गांव का विकास किया मुझे नहीं दिखता कुछ। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, मेरे इंजीनियर लोगों को बोलता हूँ, अबे तुम बनो आमदार खासदार, तुम बनो नगर सेवक नगराध्यक्ष महापौर, जब तुम आगे आओगे तो कहीं तो भी काम करने के लायक रहोगे। नहीं तो फिर वैसे ही लोग आते रहेंगे जिनके पास न विजन है न क्षमता है। बस मेरे को आरोप लगाते, सब पद ये लेता, कौन सा पद ले लिया? लेता हूं तो काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। सर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने प्रयास में सफल रहे और आगामी चुनाव में जनता आपको विजयी बनाए। बिल्कुल, आपकी शुभकामना भी है, और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूँ कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मेरे पास कोई उल जलूल नहीं है, जो है वो चित्र है, जो मेहनत करके कमाया वो कमाया है। लेकिन आपसे मेरी एक विनंती है कि आप 2 तारीख को जब भी आप वोट डालोगे तो विचार करके डालना, किसमें क्षमता है, किसमें ताकत है, कौन कर सकता है, कौन देवेंद्र जी के पास जा सकता है, कौन मोदी जी के पास जाके फंड ला सकता है, कौन देवेंद्र जी के पास जाके विकास कर सकता है। इस तिमसर का चेहरा मोहरा बदलने के लिए काम करो, वोट करो, न कि जात पात मित्र मंडली हा तो पार्टी, ये नहीं। मेरे से अगर अच्छा दिखता होगा किसी को तो वो करे, मेरा कोई कहना नहीं है। लेकिन मैं अपने आप में सक्षम और ताकतवर हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसलिए मेरी अपील आहे, आपण मला आशीर्वाद द्यावं आणि निवडून परत एकदा 5 वर्षाची नगराध्यक्ष म्हणून संधी द्यावी, हेच आपल्या माध्यमातून मी सगळं तुमसर्वाशांना हात जोडून विनंती करतो। धन्यवाद. धन्यवाद।